पिछले वीडियो में हम लोग क्या क्या देखे थे। सबसे पहले हम लोग बात कर रहे थे रेट ऑफ रिएक्शंस के बारे में। किसके बारे में बात कर रहे थे? रेट ऑफ रिएक्शंस। उसके बाद देखे थे रेट ऑफ रिएक्शंस कैसे लिखेंगे। तो वहाँ से दो चीज़ और आया था जिसको हम लोग बोले थे रेट ऑफ डिसएप्रियंस और क्या बोले थे? रेट ऑफ एप्रियंस बोले थे। तो यहाँ तक हम लोग कहानी कवर कर लिए थे और इससे रिलेटेड हम लोग को जितना टाइप का क्वेश्चंस बनता है, कैसे हम लोग इसको निकालेंगे, वो सारा कुछ हम लोग क्या करिए थे? कवर कर चुके थे। आज के जो वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं वो हम लोग देखेंगे रेट लॉ। क्या देखेंगे? रेट लॉ। ये एक हम लोग को लॉ है। क्या हम लोग को? लॉ है, जो कि ये भी हम लोग को बताता है किसी रिएक्शंस का कि क्या उसका रेट ऑफ रिएक्शन होगा। क्या चीज बताता है? कि रेट ऑफ रिएक्शंस क्या होगा। अभी भी तुम लोग जो पीछे पढ़ के आए वो क्या पढ़ के आया? रेट ऑफ रिएक्शंस के बारे में, लेकिन उसका निकालने का तरीका कुछ और था। अभी भी जो हम लोग पढ़ने वाले हैं इसमें भी हम लोग क्या निकालेंगे? रेट ऑफ रिएक्शन, लेकिन ये थोड़ा सा अलग तरीका से निकलेगा। अब ये अलग तरीके से कैसे निकलेगा तो उसके बारे में हम लोग समझते हैं। ठीक है, बहुत आसान टॉपिक है और यहाँ से हम लोग बहुत ही अच्छा लेवल का क्वेश्चन बनेगा और इसी का यूज हम लोग आगे करेंगे, जो कि हम लोग को 5 नंबर का क्वेश्चन बनना स्टार्ट करेगा। अब यहाँ समझो, सबसे पहले समझो कि रेट लॉ होता क्या। थ्योरी को पढ़ने से पहले तुम लोग को बता देते हैं। जैसे मान के चलो एक रिएक्शन हम लिख लेते हैं। क्या लिख देते हैं? रिएक्शन। जैसे कि ए बी से हम लोग को बन रहा है यहाँ पर सी प्लस क्या बन गया? डी बन गया। क्लियर है? तुम लोग जानते हो कि इसको रिएक्शंस में हम लोग को बैलेंस भी करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? बैलेंस। तो अगर बैलेंस करोगे तो इसका मान के चलो अल्फा हो गया, इसका बीटा हो गया, इसका क्या मान लोगे? मान लो इसका गामा मान लो, इसका क्या मान लो? डेल्टा मान लो। इस तरह से हो गया। अब जब हम लोग रेट लॉ के अनुसार जाएंगे, किसके अनुसार चलेंगे? रेट लॉ के अनुसार। तो रेट लॉ के अनुसार अगर हम लोग इस रिएक्शन का रेट ऑफ रिएक्शन लिखेंगे, कहानी समझ में आ गया? अभी भी हम लोग क्या चीज लिख रहे हैं? रेट ऑफ रिएक्शन ही। रेट ऑफ रिएक्शन को हम लोग स्मॉल लेटर आर से लिखे थे। क्या चीज लिखे थे? स्मॉल लेटर आर। अभी भी किससे दिखाएंगे? स्मॉल लेटर आर से ही दिखाएंगे। तो इसका जो रेट, अभी जैसे कि रेट लॉ के अनुसार से तुम रेट ऑफ रिएक्शन से निकालेगा मतलब आर, और उस मेथड से अगर निकालोगे रेट ऑफ रिएक्शन तो उसका जो आर आएगा, ऐसा नहीं कि ये अलग आएगा ये अलग आएगा, ये दोनों आपस में क्या होंगे? इक्वल होंगे। लेकिन इसका निकालने का कुछ और तरीका था, ये क्या है हम लोग को? अलग तरीका है। तो दोनों निकालने का तरीका अलग अलग है, लेकिन वैल्यू क्या होगा हम लोग को? सेम होगा। क्या क्लियर है यहाँ तक? अभी समझो कि हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन से निकाले थे पहले डिफरेंशियल फॉर्म में, तो उसको हम लोग समझ गए थे कि ऊपर हम लोग को चेंज इन कंसंट्रेशन, नीचे क्या होता था? चेंज इन टाइम, और जो स्टिचोमेट्रिक कोएफिशिएंट रहता था उससे हम लोग क्या करते थे? डिवाइड करते थे। तो वो रहता था हम लोग का रेट ऑफ रिएक्शन निकालने का तरीका। अभी हम लोग पढ़ रहे हैं रेट लॉ के अनुसार। तो इसमें देखो रेट लॉ में क्या बोला था कि जो रेट ऑफ रिएक्शंस होता है, क्या होता है? रेट ऑफ रिएक्शन वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। किसका? जो तुम्हारा रिएक्टेंट होता है वो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन का। किसका होता है? जो रिएक्टेंट होता है, रिएक्टेंट का जो कंसंट्रेशन होता है उसका क्या होता है? वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। मतलब कंसंट्रेशन अगर ए का दिखाएगा तो क्या लिखेगा? इस तरह से लिखेगा, और फिर बी का भी लिखेगा, लिखेगा ना। तो जो कंसंट्रेशन होता है तुम्हारा रिएक्टेंट, उन लोग को क्या होता है? प्रोडक्ट होता है। प्रोडक्ट करने का मतलब प्रोडक्ट, ई प्रोडक्ट का मत सोचना। बोल रहे हैं कि जो कंसंट्रेशन होता है रिएक्टेंट का, उन लोग को क्या होता है? प्रोडक्ट। कौन प्रोडक्ट का बात कर रहे हैं? इनटू वाला बात कर रहे हैं। किसका बात कर रहे हैं? इनटू का। तो यहां पर देखो जो कंसंट्रेशन होता है रिएक्टेंट का, उन लोग को दोनों का गुना। क्या चाहिए? दोनों का गुना। तो उसके लिए हम लोग को यहाँ पे जब बोलते हैं इंग्लिश में क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट किसका? तो प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ किसका? रिएक्टेंट। किसका? रिएक्टेंट। तो जो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन होंगे उनका रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। क्या कहानी समझ में आ रहा है यहाँ तक? लेकिन इतना ही समय रुकेगा नहीं। जो ये कंसंट्रेशन टर्म्स होते हैं इसका कुछ पावर होता है। क्या होता है? कुछ पावर। जैसे ए के ऊपर रहेगा पावर जिसको हम मान लेते हैं एक्स। क्या मान लेते हैं? एक्स। उसी तरह से बी का जो कंसंट्रेशन रहेगा इसके ऊपर पावर कुछ रहेगा जिसको मान लेते हैं क्या चीज? वाई। अभी समझ में आ गया कि जो रेट ऑफ रिएक्शंस होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रोडक्ट ऑफ किसका? रिएक्टेंट। किसका? प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट का। लेकिन उसका कुछ क्या होता है? हम लोग को पावर भी रहता है, जिसमें कुछ भी यहाँ पे पावर हो सकता है। जैसे यहाँ पे 1 हो, 2 हो, कुछ भी हो सकता है। तो ये कहानी कौन बताया था? रेट लॉ बताता। क्या कौन बताया था हम लोग को? रेट लॉ। अब यहाँ पर ध्यान से समझो, जब जब यहाँ पे हम लोग को रह गया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल या फिर कोई भी प्रोपोर्शनैलिटी रहता है उसको हटाते हैं। हटाने के बाद हम लोग को क्या आता है?
कांस्टेंट आता है। तो यहाँ पर भी R बराबर जैसे करेंगे तो इसके बदला क्या आएगा, एगो कांस्टेंट, और उस कांस्टेंट को हम लोग K बोलते हैं। क्या बोलते हैं? K। तो K से दिखाएंगे। अब यहाँ पे क्या रह जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ A, और इसका पावर क्या रहेगा, कुछ भी रह जाएगा, जिसको हम लोग मान लिया क्या चाहिए, X मान लिया। और यहाँ पर क्या रहेगा, B, और B के पावर भी क्या रहेगा, Y रहेगा। क्लियर है? तो ये है तुम्हारा रेट लॉ का एक्सप्रेशन, जिससे हम लोग क्या निकालेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन निकालेंगे। यहां से फिर समझो कि जो R होता है, R क्या कहते हैं हम लोग, रेट ऑफ रिएक्शन बोलते हैं। ये जो डब्बा के अंदर A है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, कंसंट्रेशन ऑफ A बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे, कंसंट्रेशन ऑफ B। जो तुम्हारा X और Y रहता है, क्या रहता है तुम्हारा, X और Y। जैसे यहाँ पे कुछ और पावर रहेगा, या जैसे यहाँ पे 1 है, चाहे यहाँ पे 2 है, अरे कुछ तो पावर रहेगा ना। तो वो जो पावर रहता है, उस पावर को हम लोग बोलते हैं ऑर्डर। क्या बोलते हैं, ऑर्डर। नाम को सुनते जाना। कहाँ लिख दे, अच्छा चलो इधर जगह है। R बराबर को हम लोग क्या बोलते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन बोलते हैं। क्लियर है यहाँ तक? उसके बाद तुम्हारा जो यहाँ पर कंसंट्रेशन ऑफ A है, अरे इसको क्या बोलता था, इसको बोलते हैं हम लोग कंसंट्रेशन ऑफ A बोलते हैं। फिर यहाँ पर देखो ई डब्बा वाला B रहता है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे हम लोग कंसंट्रेशन ऑफ क्या चीज, B। उसके बाद जो X लिखे हैं, X किसके ऊपर लिखे थे, A के ऊपर। ये जो X है, ये हम लोग बोलते हैं ऑर्डर। इसको क्या बोलते हैं, ऑर्डर। लेकिन ऑर्डर जो बोलेंगे वो विथ रिस्पेक्ट टू बोलेंगे। क्या बोलेंगे, विथ रिस्पेक्ट टू किसका, ए का, कि ए के रिस्पेक्ट में जो उसका ऑर्डर है। ऑर्डर किसको बोलेंगे, जो पावर में रहा, मतलब उसी को क्या बोलेंगे, ऑर्डर बोलेंगे। जैसे साइंटिस्ट तब इसको पावर, जैसे हम लोग बोलते थे इसको कुछ नहीं है, पावर ही बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पावर। नहीं, साइंटिस्ट क्या चल स्पेशल बोल दिया, ऑर्डर बोल दिया। वो अपने समय में बोल दिया तो बोल दिया, क्या कहानी समझ में आ गया। हम लोग अगर नॉर्मली बोलते थे इसको क्या बोलते हैं, पावर बोलते हैं, कि ए के रिस्पेक्ट में पावर क्या है, एक्स है। लेकिन वो बोल दिया क्या चीज, ऑर्डर। तो हम लोग इसका लिखेंगे ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू। क्या लिखेंगे, विथ रिस्पेक्ट टू किसके ऊपर है, ए का है। उसी तरह से यहाँ पे वाई लिखा हुआ है, इसको भी क्या बोलेंगे, ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट ऑफ, विथ रिस्पेक्ट टू किसका, बी का। अब जो x प्लस वाई होता है, क्या कर देंगे, अगर जो पावर होता है, मतलब अभी देखो अगर 3 को कंसंट्रेशन रहता, क्या रहता तुम्हारा, 3 को रिएक्टेंट रहता, तो यहाँ पे C लिखता, उसका भी पावर कुछ रहता। तो अगर जितने भी यहाँ पे पावर रहते, सभी पावर को क्या करेंगे, जोड़ेंगे। और जो जोड़ने के बाद जो वैल्यू आता है, क्या आएगा, वैल्यू, उसको बोलते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। जैसे किसी के ऊपर देखेगा तो उसको बोलते हैं ऑर्डर, तो बोलेंगे पावर को मतलब ऑर्डर, लेकिन किसके रिस्पेक्ट में सो बताता है। अगर यही पावर को जोड़ देते हैं, जोड़ने के बाद जो वैल्यू आता है वही क्या हो जाता है, वो भी एक ऑर्डर ही रहता है, लेकिन किसका हो जाता है, पूरा रिएक्शन का हो जाता है। क्लियर है? तो मतलब x प्लस वाई को हम लोग क्या बोलेंगे, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। क्या कहानी समझ में आ गया? अब एक चीज और छूट रहा है, क्या छूट रहा है, के छूट रहा है। क्या चीज छूट रहा है, के को हम लोग क्या बोलते हैं, कांस्टेंट बोलते हैं। लेकिन यहां पर किसका कांस्टेंट, अरे कोई भी रेट ना लिख रहे हैं, तो रेट के लिए हम लोग कांस्टेंट आया, इससे जल्दी इसको क्या बोलते हैं, रेट कांस्टेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रेट कांस्टेंट बोलते हैं। क्या क्लियर है यहां तक? इसका स्पेशल इस कांस्टेंट को क्या बोलते हैं हम लोग, रेट कांस्टेंट बोलते हैं। क्या कैमरा में दिख रहा है क्या? क्या इतना बात समझ में आ गया? अगर तुम लोग यहां पे बात को समझ चुका है कि कोई भी एगो केमिकल रिएक्शंस रहेगा, उसको बैलेंस करेंगे, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, रेट लॉ के अनुसार अभी भी क्या निकाल रहा है, रेट ऑफ रिएक्शंस निकाल रहा है। लेकिन रेट ऑफ रिएक्शंस निकालने का 2 तरीका था, जो कि हम लोग पहले देख चुके हैं, पहला और दूसरा वीडियो में। अभी हम लोग देख रहे हैं रेट लॉ के अनुसार। तो वो क्या बोला था कि जो रेट ऑफ रिएक्शंस होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रोडक्ट ऑफ, प्रोडक्ट करने का मतलब गुना, क्या चाहिए, गुना, किसके बीच में, तो प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ किसका, रिएक्टेंट का। अब जितना भी रिएक्टेंट होगा, ए होगा, बी होगा, सी होगा, कुछ भी होगा। हाँ बोलो। जो प्रोडक्ट रियल में जो प्रोडक्ट बनो रियल में एरो बार वो करना ले सो कोई। अभी बता रहे हैं ना, जैसे हम लोग को जब रेट लॉ बताया गया था, क्या बताया गया था, रेट लॉ। जैसे अभी हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन जो करते थे, रेट ऑफ रिएक्शन जो लिखा करते थे इससे पहले वाला टर्म में, तो उसमें हम लोग क्या करते थे, आर बराबर करते थे, तो रिएक्टेंट के लिए भी लिखते थे, प्रोडक्ट के लिए भी लिखते थे, और उन लोग आपस में क्या करते थे, बराबर। तो अलग तरीका था। कहानी समझ में आ गया? जब हम लोग रेट ऑफ रिएक्शंस लिखते हैं किसके अनुसार से, रेट लॉ के अनुसार। तो यहां पर हमेशा याद रखना, इसमें कच लिख देना, उसमें इसमें प्रोडक्ट से कोई लेना देना नहीं है। किससे नहीं लेना देना है, प्रोडक्ट से। इसमें प्रोडक्ट से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन ये प्रोडक्ट मतलब गुना के है।
क्या क्लियर है यहाँ तक? इसमें क्या है, प्रोडक्ट से कोई भी लेना देना नहीं है, सिर्फ किसका रहेगा, रिएक्टेंट सिर्फ रिएक्टेंट से है। डिसअपीयरेंस के ओपन हो गया रिएक्टेंट का मतलब समझ रहा है ना, डिसअपीयरेंस जो रिएक्शन के पहले जो रहेगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट। मतलब जब भी हम लोग रेट ऑफ रिएक्शंस लिखेंगे किसके अनुसार, जब तक रेट लॉ ना बोला जाए तब तक हम लोग ऐसा करेंगे क्या, नहीं। अगर इसका रेट लॉ निकालने मतलब रेट ऑफ रिएक्शन निकालने का तो तरीका जो कि तुम लोग पहले सीख चुका था, उसमें रिएक्टेंट का भी जरूरत पड़ता था, प्रोडक्ट का भी जरूरत पड़ता था, लेकिन अभी क्या प्रोडक्ट का कोई लेने देना है, नहीं। तो ये बात को हमेशा याद रखना। अब क्या इसका डिफिनेशन अपने से बता सकता है, क्या होता है रेट लॉ। तो इसमें तुम लोग देखा था कि जो रेट ऑफ रिएक्शंस होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। किसका, तब प्रोडक्ट, अभी बात कर रहे हैं यहाँ जो हम लोग बोलने में जो प्रोडक्ट लिख रहे हैं वो गुना के लिए बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, गुना। तो प्रोडक्ट ऑफ किसका, रिएक्टेंट, क्लियर है। तो प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, और उसमें क्या रहेगा, कुछ हम लोग को पावर रहेगा, तो उसी का हम लोग को क्या रहता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेट लॉ बोलते हैं। देखो डिफिनेशन में क्या वही चीज लिखा हुआ है, रेट लॉ का डिफिनेशन देखो, रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन। किसका प्रोडक्ट, कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट, किसका, ऑफ द रिएक्टेंट्स टू दिस सम पावर। क्या चीज रहेगा उसका, कुछ पावर रहेगा, विच मे और मे नोट बी इक्वल्स टू रिस्पेक्टिव स्टिचियोमेट्रिक कोफिशिएंट। ये जो पावर होंगे, क्या चीज किसके बारे में बोल रहा है, ये जो पावर होगा वो हम लोग को ये स्टिचियोमेट्रिक कोफिशिएंट लिखा है, इसका बराबर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। जैसे हम लोग जनरली क्या करते थे, जब रेट ऑफ रिएक्शन से लिखते थे इससे पहले वाला, तो जो स्टिचियोमेट्रिक कोफिशिएंट रहता था उसे क्या करते थे, डिवाइड करते थे। तो यहां पर भी जो रेट लॉ के अनुसार एक्सप्रेस करोगे रेट ऑफ रिएक्शन का, तो इसका जो कुछ कुछ पावर जो लिख रहा है, जैसे कि ए का पावर इतना, तो इसमें जो एक्स है, एक्स की जगह में क्या हो सकता है तुम्हारा, अल्फा हो भी सकता है, वाई की जगह में कौन हो सकता है, बीटा हो सकता है। लेकिन ऐसा डेफिनेटली नहीं है कि ये होगा ही, इसमें हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। अब रहा बात कि कब होगा और कब नहीं होगा, अरे इसके लिए कंडीशन तो जानना होगा। सबसे पहले अभी डिफिनेशन क्या क्लियर है इसके बारे में समझो। तो डिफिनेशन क्या बोल रहा था, तो डिफिनेशन बोला कि जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, किसका, प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स का। तो जिसका उस क्या रहता है, हम लोग को कुछ पावर रहता है, क्लियर रहता है, जो कि हम लोग को क्या होता है, वो स्टिचियोमेट्रिक कोफिशिएंट, रिस्पेक्टिव क्यों बोला, रिस्पेक्टिव कहने का मतलब ए के लिए कर रहे हैं तो एक ही का ही हम लोग स्टिचियोमेट्रिक देखेंगे, बी के लिए देख रहे हैं तो बी का ही देखेंगे स्टिचियोमेट्रिक, क्लियर है। तो वो हम लोग को हो भी सकता है, वो हम लोग को नहीं भी हो सकता है। कैसे ये चीज निकाले, समझ में आ गया, इसमें कौन क्या कहला रहा है, क्या सारा कुछ क्लियर है। पहले इतना लिख लो, उसके बाद फिर बात करेंगे किसका, ये एक्स और वाई के बारे में। चलो इतना पहले लिख लो। अब देखो अभी समझो, ठीक है, रेट लॉ क्या होता है कहानी तुम लोग समझ चुका है। दिक्कत कहाँ था, एक्स और वाई वाला में। जैसे हम लोग सबसे पहली बात क्या किए, एक रिएक्शंस लिखे थे ए प्लस बी, जो कि बन क्या रहा था हम लोग को, सी प्लस डी। इसमें हम लोग को कुछ कुछ स्टिचियोमेट्रिक कोफिशिएंट था, बीटा, और यहाँ पे क्या था, अल्फा। अभी रेट लॉ के अनुसार तुम लिखा तो क्या लिखा था, यहाँ पे के लिखा था, कंसंट्रेशन ऑफ ए था, इसका पावर में क्या था, एक्स था, कंसंट्रेशन ऑफ बी था, इसका पावर क्या था, वाई था। यही लिखा था तुम किसके अनुसार, रेट लॉ के अनुसार, क्लियर है। अभी समस्या क्या था, x और y। डेफिनेशन में तुम लोग देखा कि x वाला जो रहेगा, मतलब जो x हम लोग किसके बराबर हो सकता है, अल्फा के बराबर। क्या हो सकता है, अल्फा के बराबर। और जो तुम्हारा y होगा, y किसके बराबर हो सकता है, बीटा के बराबर, क्लियर है यहाँ तक। एक और कहानी देखा कि जो x होगा वो हम लोग को अल्फा के बराबर होगा क्या, नहीं होगा। और ये भी बात किया कि जो y होगा ये भी हम लोग को बीटा के बराबर होगा क्या, नहीं। और यही चीज में कहानी भी सोच के आया, जिसमें तो बोला था कि जो सम पावर रहता है, मतलब जो रिएक्टेंट के ऊपर, जो कंसंट्रेशन के ऊपर जो पावर रहता है, वो उसी के रिस्पेक्टिव में जो स्टिचियोमेट्रिक कोफिशिएंट होता है। मतलब अगर यहाँ पे ए का कंसंट्रेशन देख रहे हैं तो उसी का क्या देखेंगे, स्टिचियोमेट्रिक कोफिशिएंट देखेंगे। अगर यहाँ पे मान के चलो एक और रहता सी, तो किसका देखता, अरे सी का ही देखते। तो उसमें जो स्टिचियोमेट्रिक कोफिशिएंट होता है वो उसका पावर में हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। मतलब ये जो x था, x की जगह में क्या हो सकता था, अल्फा, y की जगह में क्या हो सकता था, बीटा। ये कंडीशन हो भी सकता है और ये कंडीशन हो सकता है। मतलब अल्फा बराबर x हो सकता है, बीटा क्या हो सकता है, y के बराबर। और कभी कभी हो सकता है ये लोग इक्वल ना भी हो। लेकिन अब हम लोग को मैटर क्या हो गया, अधिकांश समय में तुम लोग मतलब ये सब क्या रहेगा, इक्वल नहीं रहेगा। क्या रहेगा, इक्वल नहीं रहेगा। सबसे पहली बात समझो कि यहाँ पर हम लोग को जो x और y जो दिखा रहा था वो क्या बता रहा था, ऑर्डर बता रहा था। क्या चीज बता रहा था, अरे ऑर्डर ना बता रहा था।
और ऑर्डर जो होता है वो हम लोग को थियोरेटिकल वैल्यू नहीं होता है, बल्कि ये हम लोग को कैसा रहता है, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू रहता है। क्या रहता है हम लोग को, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू रहता है। क्या कहानी समझ में आ रहा है? तो इसको एक्सपेरिमेंटल के अनुसार क्या करते हैं हम लोग, इसका जो भी पावर रहता है वो हम लोग कैलकुलेट किया करते हैं। तो इसको क्या थ्योरेटिकली बताया संभव है? क्या नहीं है। लेकिन साइंटिस्ट बताया कि 3 गो टाइप का अगर रिएक्शन से लिखा रहे, क्या रहा, 3 टाइप का रिएक्शन है, एक ही रिएक्शन लेकिन उसका 3 तरह से बोला जाता है। पहला रहेगा तुम्हारा स्लो स्टेप। क्या रहेगा, स्लो स्टेप। देखो क्या क्या लिखा रहेगा। सबसे पहला, जैसे कि अभी बात करते हैं कि ये जो x बराबर y है, मतलब x बराबर तुम्हारा अल्फा और y बराबर क्या हो जाएगा, बीटा। ये कंडीशन कब फुलफिल होगा, ये तभी तुम्हारा फुलफिल होगा जब हम लोग को क्या लिखा रहे, रिएक्शन, मतलब कि क्वेश्चन में क्या लिखा रहेगा कि वो जो रिएक्शन है वो रिएक्शन कैसा है, 1 स्टेप रिएक्शन है। कैसा है हम लोग को, 1 स्टेप रिएक्शन है। या तो फिर वहां पे क्या लिखा रहेगा, सिंगल स्टेप। क्या चीज लिखा रहेगा, सिंगल स्टेप। क्या चीज लिखा रहेगा, सिंगल स्टेप रिएक्शन लिखा रहेगा। या तो फिर उसमें हम लोग को लिखा रहेगा एलिमेंट्री रिएक्शन लिखा रहेगा। क्या चीज लिखा रहेगा, एलिमेंट्री रिएक्शन। क्या कहानी समझ में आ रहा है? सबसे पहले बात को फिर से पकड़ो कि हम लोग क्या आ रहा था कि कोई भी रिएक्शंस को देखेंगे वहां से क्या लिखेंगे, रेट लॉ के अनुसार रेट ऑफ रिएक्शंस लिखा करेंगे। वहां पर जो पावर आता था कंसंट्रेशन के ऊपर, वो उसी का रिस्पेक्टिव जो स्टिचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट होता है वो इक्वल हो भी सकता है और वो उसका बराबर नहीं भी हो सकता है। तो वो कब कंडीशन पे उसका बराबर रहेगा, मतलब कोई भी रिएक्शंस देखेगा इसके ऊपर पावर क्या रहेगा, तो यहां से देख करके तुम लिख लेगा, अरे लिख लेगा। लेकिन ये कब संभव है, ये तभी संभव है जब कोई भी क्वेश्चन तुम्हारा दिया रहे। क्या रहेगा, क्वेश्चन लिखा रहेगा, वहां पे बहुत सारा कहानी लिखा रहेगा, तुम्हारा रिएक्शंस भी लिखा रहेगा। तो इस रिएक्शंस के बारे में तुम्हें मेंशन रहेगा, मतलब तुम्हें क्या करना है, क्वेश्चन में खोजना है। क्या चीज करना है, खोजना है। सबसे पहले क्वेश्चन में तुम्हें खोजना है कि क्या क्वेश्चन में तुम्हें कहीं ये 3 बात लिखा हुआ है क्या, क्या क्या। पहला देखना है कि कहीं 1 स्टेप रिएक्शन लिख दिया, जैसे रिएक्शन दे दिया और बगल में लिख देगा कि ये कैसा रिएक्शन है, 1 स्टेप रिएक्शन। अगर 1 स्टेप रिएक्शन लिखा रहे तो उस समय जो स्टिचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट रहता है वही उसका क्या हो जाएगा, पावर हो जाएगा। कहानी समझ में आ गया। अगर मान के चलो 1 स्टेप रिएक्शन ना लिख करके क्या लिखा रहे, सिंगल स्टेप रिएक्शन भी, तो ये दोनों बात क्या है, सेम ही है। 1 स्टेप रिएक्शन लिखा रहे चाहे सिंगल स्टेप रिएक्शन रहे, अगर सिंगल स्टेप भी रहेगा तभी तुम क्या समझ आना कि जो पावर होता था यहाँ पे रेट लॉ में, वो उसी का रिस्पेक्टिव वाला जो स्टिचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट होगा उसी के इक्वल क्या होगा, हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। अगर यहाँ पे 1 स्टेप या फिर तुम्हारा सिंगल स्टेप नहीं लिखा रहे तो उस क्वेश्चन में तुम्हारा क्या लिखा हुआ रहना चाहिए, एलिमेंट्री रिएक्शन। क्या लिखा रहे, एलिमेंट्री रिएक्शन। अगर ये एलिमेंट्री रिएक्शंस मेंशन कर दिया, जैसे यही रिएक्शंस लिखा है, बगल में क्या रहेगा, एलिमेंट्री रिएक्शन, और इसको एक्सप्रेस करना है किसके अनुसार, रेट लॉ के अनुसार। किसके अनुसार, रेट लॉ के अनुसार। तो जब भी इस तरह से लिखेगा तो इसका पावर में एक्स और वाई की जगह में क्या लिख देता, अभी अल्फा और बीटा लिख देगा। तो तुम्हें बस इतना समझना है कि जब भी रेट ऑफ रिएक्शंस लिखते हैं किसके अनुसार, रेट लॉ के अनुसार, तो उसमें रेट लॉ के अनुसार जो लिखता था, तो जो कंसंट्रेशन के ऊपर जो पावर होता है वो पावर उसी का रिस्पेक्टिव स्टिचियोमेट्रिक जो कोएफिशिएंट होगा उसी का क्या हो सकता है, इक्वल हो भी सकता है और इक्वल नहीं भी हो सकता। किस किस कंडीशन पे उन लोग इक्वल होगा, तो 3 कंडीशन में। क्या क्या लिखा रहेगा वहां पे क्वेश्चन में, 1 स्टेप रिएक्शन, सिंगल स्टेप रिएक्शन, या फिर क्या लिखा रहेगा, एलिमेंट्री रिएक्शन। इसके अलावा अगर मान के चलो क्वेश्चन में ये तीनों मेंशन ही नहीं है, तो क्या वहां पे देख करके लिख सकते हैं क्या, अरे नहीं लिख सकते। जैसे मान के चलो एक क्वेश्चन तुम लोग को देते हैं, ठीक है, जैसे यहाँ पे क्वेश्चन लिख देते हैं। क्वेश्चन में यहाँ पे पहले ही लिख दिया कि ये जो रिएक्शन है वो कैसा रिएक्शन है, एलिमेंट्री रिएक्शन है। कैसा हम लोग को है, एलिमेंट्री रिएक्शन है। अगर एलिमेंट्री रिएक्शन लिख दिया और यहाँ पर मान के चलो ऐसा लिख दिए 2a + 3b, और यहाँ पे बन गया तुम्हारा प्रोडक्ट। वैसे प्रोडक्ट से यहाँ पे लेना देना है क्या, नहीं लेना देना है। तो अगर बोल दिया यही रिएक्शंस लिखा है, इसको लिखना किसके अनुसार, रेट लॉ के अनुसार लिखना है, तो तुम कैसे लिखोगे। मान के चलो यहाँ पे लिखा रहता तुम्हारा क्या चीज, एक्सप्रेस दिस रिएक्शन इन रेट लॉ। किसके अनुसार, रेट लॉ में इसको क्या करना है, एक्सप्रेस करना है इस रिएक्शन को। कैसे करता, सबसे पहले यहाँ पे लिखता है R बराबर, यहाँ पे क्या रहता है K, कंसंट्रेशन क्या यहाँ पे दिख रहा है A, तो यहाँ पर A लिखते हैं, लेकिन इसका पावर जो X लिखते थे, X की जगह में क्या हो जाता है 2। अच्छा यहाँ पे 2 क्यों लिखेंगे, क्योंकि हम लोग को क्वेश्चन में क्या लिख दिया है,
एलिमेंट्री रिएक्शन। अगर एलिमेंट्री रिएक्शन में तुम्हारा क्या लिखा रहता है, सिंगल स्टेप या फिर वन स्टेप, तब भी हम लोग क्या करते हैं, ये जो स्टिचियोमेट्रिक कोफिशिएंट रहता है वही उसका क्या हो जाएगा, पावर। जैसे यहाँ पर रह जाता है तुम्हारा कंसंट्रेशन ऑफ बी और इसका पावर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ये कब होगा, जब हम लोग को क्वेश्चन में मेंशन रहे क्या चीज, एलिमेंट्री रिएक्शन, वन स्टेप रिएक्शन या फिर स्लो स्टेप रिएक्शन। मान के चलो वो रहता ही नहीं, क्या रहता, वो रहता ही नहीं, तो अभी भी यहाँ पे क्या लिखते हैं, एक्स और वाई लिखते हैं। क्या लिखते हैं वहाँ पे, एक्स और वाई। जब तक क्वेश्चन में ना बोल दिया जाए कि उसके रिस्पेक्ट में कितना ऑर्डर है, तब तक हम लोग यहाँ पे कोई चीज़ दिखा सकते हैं क्या, नहीं। और नहीं दिखाएंगे तो उसके जगह हम शॉर्ट में क्या लिखते हैं, एक्स और वाई लिखते हैं। क्या क्लियर है यहाँ तक, बात क्लियर हो गया ना। रेट लॉ क्या होता है, कहानी समझ में आ गया। उसमें उसको एक्सप्रेस किया जाता है, तो इस फॉर्म में एक्सप्रेस किया जाता है। यहाँ पर देखा था क्वेश्चन में तुम्हें रहेगा कंसंट्रेशन का वैल्यू दे देगा, जैसे ए का कंसंट्रेशन कितना है 0.5 मोलर है, चाहे कुछ भी वहाँ पे दे देगा। के का वैल्यू दे देगा, क्या चेक करेगा, के का वैल्यू दे देगा। अब तुम्हें क्या करना, खाली एक्स और वाई का अगर वैल्यू पता है तो कैलकुलेट कर सकता है, अरे कर सकता है ना, तो वो आराम से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये था तुम्हारा कहानी कि कैसे हम लोग रेट लॉ को एक्सप्रेस करेंगे। अभी तुम्हारे सामने क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन को देखोगे खुद समझ में आ जाएगा। चलो, क्या यहाँ तक बात समझ में आ गया, चलो लिख लो इसको। अब देखो थोड़ा सा जब ऑर्डर की बात कर रहे थे, हालांकि ऑर्डर और एक आएगा टर्म्स मॉलिक्यूलैरिटी, तो वो दोनों के बीच में डिफरेंस हम लोग को पूछा जाता है एग्जाम में, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है। 5 नंबर में कभी 3 नंबर में पूछ लेता है, ठीक है। तो अभी फिलहाल थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करवा देते हैं इसके बारे में, क्योंकि अभी इससे रिलेटेड बार बार ऑर्डर आएगा, तो क्या होगा इसका कहानी थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। उसके बाद जब न्यूमेरिकल वगैरह सब सॉल्व कर लेंगे, उसके बाद फिर से लौट करके आएंगे इसका कंसेप्ट में, ठीक है। फिलहाल समझो कि ऑर्डर क्या होता है। सबसे पहले जैसे तुम लोग को बात की कि जो ऑर्डर हम लोग कैलकुलेट करते हैं वो हम लोग एक एक्सपेरिमेंटल वैल्यू रहता है। क्या रहता है, हम लोग को एक्सपेरिमेंटल वैल्यू रहता है। क्लियर है यहाँ तक। इसको मतलब थियोरिटिकली हम लोग निकाला नहीं जा सकता, इसको एक्सपेरिमेंट करने के बाद ही इसको कैलकुलेट किया जाता है। क्या ये बात समझ में आ रहा है। उसके बाद सेकेंड में बताया था कि जो ऑर्डर होता है वो स्टिचियोमेट्रिक कोफिशिएंट के क्या होता है, बराबर होता है। लेकिन कब, तभी हो सकता है जब रिएक्शन में क्या लिखा रहे, वन स्टेप रिएक्शन या फिर क्या चीज, सिंगल स्टेप रिएक्शन या फिर एलिमेंट्री रिएक्शन। तो उस कंडीशन पे जो रिएक्शन में जो स्टिचियोमेट्रिक कोफिशिएंट रहेगा वही तुम्हारा क्या हो जाएगा, एक्स और वाई का बराबर हो जाएगा। यहाँ तक बात समझ में आ गया था। उसके बाद तुम लोग को एक चीज और जानना है कि जो ऑर्डर होता है, क्या होता है, ऑर्डर, जो ऑर्डर का वैल्यू होता है। अच्छा, ऑर्डर किसका बात कर रहा है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की बात कर रहे हैं। किसका बात कर रहे हैं, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का बोलो, चाहे इसी का बोल दो, किसी का भी। जैसे ये एक्स भी ऑर्डर बता रहा था, वाई भी ऑर्डर बता रहा था। एक्स किसके रिस्पेक्ट में बता रहा था, ए के रिस्पेक्ट में। वाई किसके रिस्पेक्ट में बता रहा था, बी के रिस्पेक्ट में। तो जो ऑर्डर होता है मतलब एक्स और वाई का जो वैल्यू होगा वो क्या क्या हो सकता है, वो हम लोग को क्या क्या हो सकता है। तो पहला देख रहा है कि वो हम लोग को पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, और क्या हो सकता है, फ्रैक्शनल हो सकता है। कैसे हम लोग इसको पता करेंगे कि नेगेटिव होगा, पॉजिटिव होगा, जीरो होगा, फ्रैक्शन। अब क्वेश्चन देखेगा खुद समझ में आ जाएगा। तो फिलहाल सिर्फ ऑर्डर के बारे में इतना ही नॉलेज तुम गेन करो, क्लियर है। उसके बाद धीरे धीरे ऑटोमेटिक तुम्हें समझ में आ जाएगा कि कहना क्या चाह रहा है। क्या इतना बात समझ में आ गया, चलो इतना नोट कर लो पहले। चलो अब हम लोग जैसे कि ऑर्डर के बारे में देख लिए। ऑर्डर क्या कर रहा था, कुछ नहीं, सिर्फ हम लोग ऑर्डर में देखते थे कि ऑर्डर हम लोग एक एक्सपेरिमेंटल वैल्यू रहता है, जिसको हम लोग क्या करेंगे, कैलकुलेट करना सीखेंगे। उसके बाद देखिए जो ऑर्डर रहता है वो ऑर्डर हम लोग को पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, फ्रैक्शन भी हो सकता है, क्लियर है। तो मतलब ये सब कुछ हो सकता है, और साथ ही साथ क्या हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। तो ये हम लोग यहाँ पे देखिए। उसके बाद ऑर्डर के बारे में और कुछ जानेंगे, और एक और मॉलिक्यूलैरिटी टॉपिक रहता है, तो उन लोग के बीच में जब डिफरेंस बताया जाएगा तो वहाँ पे सारा कुछ फिर से डिटेल में बताया जाएगा। अभी फिलहाल समझो किसके बारे में, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट। रेट कांस्टेंट कहने का मतलब किसको हम लोग दिखाते थे, के का। जैसे रेट लॉ के अनुसार एक्सप्रेस कर रहा था रेट ऑफ रिएक्शंस का, किसको कर रहा था, रेट ऑफ रिएक्शंस का। तो हम लोग जानते थे कि जो रेट ऑफ रिएक्शंस होता है, डायरेक्टली यहाँ पे स्मॉल आर लिखते हैं, इसके बराबर क्या देखा था, के लिखा था, कंसंट्रेशन ऑफ ए लिखा था, यहाँ पे क्या था तुम्हारा, एक्स था, यहाँ पे क्या था, बी था, और इसका पावर क्या था, वाई था। क्या यही चीज लिखा हुआ था। अब हम लोग को क्या करना है, यूनिट निकालना है। क्या करना है, यूनिट। अरे अब बोलेगा कहाँ से आया था, हम लोग एक रिएक्शन पहले से ही लिखते चल रहे हैं, जनरल फॉर्मूला देख कर चल रहा था ना रिएक्शन। हम लोग देखे थे सी प्लस क्या बन रहा था, डी बन रहा था। यहाँ पर तुम अल्फा मान लिया था, यहाँ पर बीटा मान लिया था, यहाँ पर क्या लेता, गामा, और यहाँ पर डेल्टा। और रेट लॉ के अनुसार ये प्रोडक्ट का कोई लेना देना नहीं रहता है। किसका लेना देना रहता है, रिएक्टेंट का। तो इसका जब हम लोग रेट लॉ के अनुसार एक्सप्रेस करते हैं तो हम लोग को क्या बनता है, ये चीज बनता है। क्लियर है यहाँ तक। हम लोग को चाहिए क्या चीज, तुम लोग पहले से ही जान चुका है जो रेट ऑफ रिएक्शंस होता है, इसका यूनिट क्या तुम लोग जानता है, क्या होता है, ऊपर कंसंट्रेशन होता था, नीचे क्या होता था, टाइम। कंसंट्रेशन के लिए ऊपर क्या लिखता था, मोल पर लीटर लिखता था, और नीचे क्या रहता था, सेकेंड रहता था। अब इसी को जब ऊपर लिखता था क्या लिखता था, पूरा पूरी
मोल पर लीटर पर सेकेंड लिखता था। क्या ये चीज लिखता था? मतलब आर का यूनिट तो हम लोग जानते हैं। क्या ये जो ए है और बी है, क्या ये भी तो हम लोग को कंसंट्रेशन ही है? अरे कंसंट्रेशन ही है ना। चलो सबसे पहले हम लोग को निकालना क्या है, सबका जानते हैं यूनिट, सिर्फ किसका नहीं जानते हैं? के का नहीं जानते। तो यही के का यूनिट हम लोग को क्या करना है? फाइंड आउट करना है। तो चलो हम लोग लिख लेते हैं ऐसा करके, के बराबर लिखोगे तुम्हारा क्या हो जाएगा? आर, नीचे तुम्हारा क्या हो जाएगा? कंसंट्रेशन ऑफ ए, और इसका पावर क्या है? एक्स। फिर यहाँ पे तुम्हारा कंसंट्रेशन ऑफ बी, इसका पावर क्या है? वाई है। क्लियर है? देखो अभी जो बताने जा रहे हैं इसको ध्यान से समझना, क्योंकि आगे जितना भी न्यूमेरिकल बनेगा सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा के का यूनिट से बनेगा। किससे बनेगा? के का यूनिट से। वहीं से तुम्हारा ऑर्डर पता चलेगा कि वो रिएक्शंस तुम्हारा कौन सा ऑर्डर का है, फर्स्ट ऑर्डर का है कि जीरो ऑर्डर का है कि सेकंड ऑर्डर का है। ये सब क्या कर रहे हैं आगे चल के धीरे धीरे समझ में आना स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद तुम्हारा क्वेश्चन जो पूछता है बोर्ड एग्जाम में या फिर तुम कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठोगे, डायरेक्टली पूछ देता है वहां पे कि बताओ अगर वो सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है, क्या बोल देगा वो? सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है, तो बताओ इसके लिए रेट कांस्टेंट का यूनिट क्या होगा? कहानी समझ में आ रहा है? तो उस तरह का सवाल आता है, कभी बोल देगा कि अगर तुम्हारा रिएक्शन है वो रिएक्शन है जीरो ऑर्डर रिएक्शन, अगर जीरो ऑर्डर रिएक्शन है तो उसके लिए जो के का वैल्यू होगा या फिर के का जो यूनिट होगा वो क्या होगा। तो ये सारे चीज हम लोग को डायरेक्टली क्वेश्चन पूछता है। तुम्हारे जैक बोर्ड की अगर बात किया जाए तो जो पहला दूसरा क्वेश्चन डिपेंड करता है, पहले तुम्हारा सॉलिड स्टेट सब रहता है, तो उसमें देखोगे दूसरा तीसरा क्वेश्चन में तो उसमें डायरेक्टली एक को क्वेश्चन यहाँ से रहता है, डायरेक्टली हर साल रहता है। चाहे वो ऑर्डर पूछ देगा, रेट कांस्टेंट का वैल्यू दे देगा, इसका यूनिट रहेगा, इसके अनुसार तुम्हें क्या बताना है? ऑर्डर। या तो फिर उल्टा क्वेश्चन रहता है, ऑर्डर दे देता है, तुम्हें क्या पूछ देगा? इसका यूनिट पूछेगा। तो इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है बच्चा लोग को, लेकिन तुम लोग को कंफ्यूजन अब नहीं रहेगा। बहुत ही आराम तरीके से इसको समझना। क्या अभी तक कुछ किए हैं क्या? कुछ नहीं किए। रेट लॉ के अनुसार जो हम लोग इसका रेट ऑफ रिएक्शंस लिखते थे, लिख लिए। इसका भी यूनिट जानते हैं, कंसंट्रेशन का भी यूनिट जानते हैं, सिर्फ किसका नहीं जानते थे? के का। और उसी का तो हम लोग निकाल रहे हैं यूनिट ऑफ किसका? रेट कांस्टेंट के का। तो यहाँ पर समझ गया। अब हम लोग किसी का यूनिट निकालते हैं तो उसका जो फॉर्मूला होता है या फिर उसमें जो ऊपर रहता है चाहे नीचे रहता है, उन लोग का यूनिट लिख दो और फाइनल जो रहेगा वही तो उसका क्या हो जाएगा? यूनिट हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे आर क्या बताता है हम लोग को? रेट ऑफ रिएक्शन। उसका यूनिट तुम क्या जानते हो? इसका अभी अभी तुम देख कर क्या आया? क्या चीज? मोल, और क्या लिखा था? पर लीटर, और क्या देखा यहाँ पे? पर सेकेंड। क्या ये चीज देखा था? नीचे देखो ए है, क्या है? ए। और ये इसको हम लोग क्या बोलते थे जी? कंसंट्रेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कंसंट्रेशन। तो कंसंट्रेशन है तो उसके लिए भी तुम लोग लिखेंगे मोल पर लीटर, लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? लेकिन देखो मोल पर लीटर है लेकिन उसका कुछ पावर है। क्या है उसका? पावर। तो इसका जो यूनिट होगा इसका भी पावर होगा। कितना हो जाएगा? पावर एक्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एक्स। ये भी तो कंसंट्रेशन है, कंसंट्रेशन है तो कंसंट्रेशन का यूनिट क्या होगा? फिर उसी तरह से मोल, और क्या हो जाएगा तुम्हारा? पर लीटर हो जाएगा। क्या कहानी समझ में आ रहा है? अरे इसका भी पावर कितना हो जाएगा? वाई हो जाएगा। क्या यहाँ तक कोई दिक्कत? अरे देखो बार बार मोल पर लीटर लिखने में हम लोग को जोर लगता है। तो जब हम लोग मोल मतलब पढ़े थे हम लोग सॉल्यूशन चैप्टर, तो वहाँ पे तुम लोग को बताया गया था कि जो मोल पर लीटर होता है, क्या होता है? मोल पर लीटर, यही तुम लोग को मोलैरिटी का यूनिट होता है। और इतना ना लिख करके इसके जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं? सिर्फ कैपिटल एम लिख सकते हैं, जिसको बोलते थे मोलर। क्या बोलते थे? मोलर। क्या लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? तो ये चीज तुम जानता है। तो जो इतना हम लोग ढो के चलेंगे, हम लोग तो अपने समझ गए कि अगर ये लिखा रहेगा मतलब क्या लिखा हुआ है? यही चीज लिखा हुआ है। तो इतना जो बार बार हम लोग ढो के चलेंगे, डायरेक्टली क्या लिख देते हैं? कैपिटल लेटर एम लिख देंगे। क्या क्लियर यहाँ तक? तो इसका हम लोग लिखो यहाँ पे इतना बराबर क्या लिखोगे? कैपिटल एम लिखोगे। मतलब क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? मोलैरिटी लिखा है, उसका यूनिट। ठीक है। यहाँ पे क्या है तुम्हारा? पर सेकेंड है। क्या कोई दिक्कत है क्या? नीचे फिर देखो इसके जगह हम क्या लिखोगे तुम? सिर्फ मोलैरिटी। अरे इसका पावर तुम्हारा क्या है? एक्स है। फिर यहाँ पर भी इसके बराबर क्या लिखोगे? मोलैरिटी। इसके ऊपर क्या है? पावर वाई है। क्या यहाँ तक कोई दिक्कत? अब तुम लोग जान रहे हैं कि ये जो दोनों जगह बेस है, बेस हम लोग को सेम है। अगर कभी भी बेस सेम होता है तो उसका पावर आपस में क्या होते हैं? जुड़ते हैं। अगर वो इनटू में है तो, अरे इनटू में है ना, इनटू है तो इन लोग का पावर क्या हो जाएगा? जुड़ जाएगा। अगर यही चीज हम लोग को बात करते हैं डिवाइड में, तो डिवाइड में क्या होता है? माइनस हो जाता था। क्या क्लियर है ना तक? तो अभी देखो क्या करेंगे इसका कहानी सो। यहाँ पे भी तुम्हारा क्या है? के है, और यहाँ पर भी क्या है? के है। देखो के बराबर ऊपर तुम्हारा क्या था? मोल, मोलर यहाँ पे है। क्या चाहिए यहाँ पे? मोलर। और यहाँ पे क्या है? पर सेकेंड। यहाँ पर देखो इसका यूनिट पूरा पूरी क्या हो जाएगा? इसका जब सॉल्व करेगा यहाँ पर तुम्हारा जाएगा मोलर। क्या हो जाएगा? मोलर। और यहाँ पर जान रहा है कि इंटू है तो इसका पावर क्या हो जाएंगे? ऐड हो जाएंगे। ऐड हो जाएंगे तो यहाँ पे क्या बोलेंगे? एक्स प्लस क्या लिखेंगे? वाई लिखेंगे। क्या चीज लिखेंगे? एक्स प्लस वाई। क्या यहाँ पर m दिख रहा है? यहाँ पर भी m दिख रहा है। इसको क्या करेंगे हम लोग? ऊपर ले जाएंगे। क्या करेंगे इसको? ऊपर। इससे पहले थोड़ा सा ध्यान देना,
कि अगर मान के चलो x प्लस वाई करते हैं, कैसे करते हैं, x प्लस वाई, रेट लॉ में जब हम लोग एक्सप्रेस कर रहे थे तो हम लोग को बताए थे कि जो ये जो पावर होता है, क्या होता है, पावर, अगर x की बात करेंगे तो ये हम लोग को ऑर्डर होता है, क्या होता है, ऑर्डर, किसके रिस्पेक्ट में, a के रिस्पेक्ट में, y भी ऑर्डर रहता है किसके रिस्पेक्ट में, b के रिस्पेक्ट में। अगर ये दोनों जितना भी तुम्हारे पास पावर होता है वो आपस में सभी को जोड़ देते हैं, तो जोड़ने के बाद जो वैल्यू आएगा वही होता था ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है, क्या होता है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ध्यान से समझो, x को हम लोग बोलते थे ऑर्डर ऑफ किसका, रिएक्शन, अगर इसको बोल भी सकता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू क्या चीज, ए बोल सकता है। क्लियर है, समझ में आ रहा है, मतलब ए के जो रिस्पेक्ट में तुम्हारा ऑर्डर है वो कितना है, एक्स है, और बी के रिस्पेक्ट में कितना है, वाई। लेकिन जब हम लोग पावर को ऐड कर देते हैं तो ऐड करने के बाद जो वैल्यू आता है, जैसे कि यहाँ पर देखो कितना था, एक्स और वाई था, ये दोनों को जोड़ देंगे तो यहाँ पर क्या होता है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है, क्या होता है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, जिसको हम लोग एक अलग से डिनोट करेंगे, जिसको बोलेंगे स्मॉल लेटर एन। क्या लिखेंगे वहां पे, स्मॉल लेटर एन। मतलब कभी भी यहाँ पर x प्लस वाई, मतलब जितना भी पावर रहेगा वो पावर को आपस में सम करेगा तो उससे जो एक वैल्यू आएगा उस वैल्यू को हम लोग क्या चीज दिखाएंगे, स्मॉल लेटर एन। और ये जो हम लोग को दिखाता है ये कुछ नहीं, ये हम लोग को ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बताता है। क्या चीज बताता है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। x क्या बताता है, ये बताता है ऑर्डर, मतलब ऑर्डर तो बताता है लेकिन किसके रिस्पेक्ट में, a के रिस्पेक्ट में। y क्या बताता है, ऑर्डर तो वो भी बताता है लेकिन किसके रिस्पेक्ट में, b के रिस्पेक्ट में। पूरा अगर रिएक्शन का तुम्हें ऑर्डर बताना है कि वो रिएक्शन टोटल कितना ऑर्डर का था, तो जो पावर रहेगा आपस में क्या करेंगे, ऐड करेंगे। जैसे कि x प्लस वाई किया तो यहाँ पे कुछ वैल्यू आएगा, वही वैल्यू को हम लोग क्या चीज दिखाएंगे, n से, और ये जो n रहेगा उसको बोलेंगे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो हम लोग चूंकि यहाँ पे जो देख रहे हैं x प्लस वाई, तो क्या इसके जगह हम n पुट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पर बोलेंगे कि k बराबर, यहाँ पर देखो मोलर है, यहाँ से क्या लिखेंगे, पर सेकेंड, नीचे देखो तुम्हारा मोलर था और इसका पावर क्या लिख देंगे, अब n लिख देंगे। कैसे n लिखे, समझ में आ गया। अब इसको ऊपर ले जाओ, तो तुम यहाँ पे देखो थोड़ा मोड़ा तो मैथ पढ़ा ही होगा, जब ऊपर m और नीचे भी m, बेस दोनों के सेम है, इसका पावर कितना दिखाई दे रहा है, 1, यहाँ पे कितना दिखाई दे रहा है, n। जब इसको ऊपर लेंगे तो पावर में क्या हो जाएगा, इसमें ये वाला माइनस हो जाएगा, मतलब इसमें क्या शॉर्ट में हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, मोलर और इसका पावर में 1 माइनस n। कैसे लिखे, समझ में आ रहा है, अरे समझ में आ रहा है ना। उसके बाद देखो तुम्हारा क्या था, पहले से पर सेकेंड था, तो यही हो जाएगा तुम्हारा यूनिट ऑफ क्या चीज, के। अब इसको पूरा क्लियरली पूरा डिफाइन करना चाहोगे और अच्छा तरीके से, इसको क्या बोलोगे, के इज इक्वल टू, ये मोलर के बराबर तुम क्या जानते थे, इसके बराबर जानता था, यहाँ पर क्या चीज, मोल जानता था, और क्या जानता था, पर लीटर जानता था। इसका पावर कितना हो गया, 1 माइनस n हो गया, और यहाँ पर क्या हो गया तुम्हारा, पर सेकेंड। ऐसा कर सकते हो। और अच्छा से करना चाहते हो तो एक और स्टेप बढ़ा सकते हो, क्या बोलोगे, मोल यहाँ पर लिख लो, क्या चीज लिखो, मोल। इन लोग इंटू में है ना, तो मोल का भी पावर तो इतना है, तो इसके लिए हम लोग क्या लिखेंगे, इसका पावर 1 माइनस n बोलेंगे। यहाँ पर तुम्हारा लीटर है और लीटर में पहले से पर है, क्या चाहिए यहाँ पे, -1 पहले से है, और इसका पावर कितना हो जाएगा, 1 माइनस n हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1 माइनस n, और पहले से तुम्हारा क्या था, पर सेकेंड था। क्या इतना लिख सकते हो। इसको एक स्टेप और बढ़ा दोगे, अच्छा जगह नहीं बच रहा है, इतना दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है, ये दिख रहा था ना, चलो किधर हम लिख दे, यहाँ पे जगह दिख रहा है, चलो। तो तुम लोग उतना लिखने के बाद क्या करना, इधर वाला लिख लेना, ठीक है। अब देखो इसको और क्या बढ़ा सकते हो, के बराबर मोल को यहाँ पे मोल ही रहने दो, इसका पावर कितना है, 1 माइनस n है। क्लियर है। अब यहाँ पर देखो -1 है, तो -1 ऊपर में जानता है ना जी कि पावर के ऊपर पावर रहता है तो आपस में गुना होता है, इतना तो पता है ना। तो ये देखो -1 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, इससे भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो तुम्हारा क्या हो जाएगा, ऐसा लिखेगा कि लीटर के पावर में तुम्हारा हो जाएगा -1 और प्लस में क्या हो जाएगा, n हो जाएगा। कैसे हुआ, समझ में आ रहा है। 1 माइनस n मल्टीप्लाई हो जाएगा किससे, -1 से, तो ये इसके साथ जाएगा तो -1 हो जाएगा, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो प्लस n हो जाएगा। क्या उसके बराबर इतना हम लोग लिख सकते हैं। क्या है, लाइन में खींच दिए, अच्छा नहीं लग रहा है ना। देखो फिर से समझो, यहाँ पे लीटर के पावर कितना हो जाएगा, -1 और प्लस में क्या है, n है, और पहले से तुम्हारा क्या है, पर सेकेंड है, अरे यही ना है। इसको और अच्छा से लिखोगे तो तुम्हारा क्या हो जाएगा, k इज इक्वल टू, यहाँ पर हो जाएगा तुम्हारा मोल, और मोल के पावर में क्या है, 1 माइनस n है। लीटर को क्या, अरे नेगेटिव लोग पहले लिख रहे हैं तो अच्छा नहीं लग रहा, तो इसको क्या ऐसा लिख सकते हैं, n माइनस 1। अरे बदले थोड़ी है, बस ये पॉजिटिव वाला को पहले लिख दिया, इसको क्या कर दिया, बाद में लिख दिया, कोई दिक्कत है यहाँ तक। उसके बाद यहाँ पे क्या आ जाएगा, पर सेकेंड आ जाएगा। यही तुम्हारा यूनिट है जो कि तुम्हारा बोर्ड एग्जाम से ले करके तुम्हारा कॉम्पिटिटिव एग्जाम तक पूछा जाता है। अब यहाँ पर तुम लोग ध्यान से समझो,
जो ऑर्डर है, ऑर्डर के बारे में तुम लोग समझ चुका था। ऑर्डर को अभी क्या चीज दिखाएंगे, एन से दिखाएंगे। एन क्या बताएगा, पूरा रिएक्शंस का ऑर्डर। अब तुम्हारा क्वेश्चन में क्या रहेगा, अच्छा तुम एक चीज देख रहा है क्या, इसका हम लोग को यूनिट है क्या, यूनिट फिक्स पता चल रहा है क्या, नहीं। इसका पावर 2 रहता, 3 रहता, कुछ तो रहता ना, इसका भी पावर 2 3 रहता, कुछ भी पता चलता है। लेकिन यहाँ पे देख रहे हो 1 माइनस एन, एन माइनस 1, मतलब एन के जगह में कुछ और हो सकता है। अरे कुछ और हो सकता है ना, मान के चलो एन बराबर 2 दे दिए तो उसके लिए फिर इसका क्या हो गया, यूनिट तो चेंज हो जाएगा। 1 देंगे तो फिर भी चेंज हो जाएगा, 3 बोलेंगे फिर भी चेंज हो जाएगा। इसका मतलब पता चल रहा है, और ये जो एन है कहीं ना कहीं इसका जो यूनिट है वो एन पे डिपेंड कर रहा है, एन पे डिपेंड कर रहा है कि अगर एन का वैल्यू कम बेसी होगा तो उसके अनुसार से इसका क्या हो जाएगा, यूनिट भी तो चेंज हो जाएगा। तो एन तुम्हारा है क्या, एन तुम्हारा क्या है, ऑर्डर है, क्या है, ऑर्डर। तो जो रेट जो हम लोग कांस्टेंट होता है वो उसका जो यूनिट होता है वो डिपेंड करता है, क्या करता है, डिपेंड करता है किस पे, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पे डिपेंड करता है। कि जैसा जैसा तुम्हारा रहेगा, अगर सेकेंड ऑर्डर का रिएक्शन रहा तो उसका यूनिट कुछ और रहेगा, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन रहा तो उसका क्या रहेगा, यूनिट कुछ और रहेगा। तो हम लोग को यहाँ पर क्या रहेगा, क्वेश्चन में ऐसा रहेगा, क्वेश्चन में बोल देगा ऑर्डर, क्या चीज बोल देगा, ऑर्डर, कि वो जो रिएक्शन है उसका ऑर्डर क्या है। वो बोल देगा कि निकालो यूनिट ऑफ किसका, निकालो रेट कांस्टेंट का, फॉर किसके लिए, तब बोल देगा ऑर्डर उसका क्या है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, या फिर बोल देगा क्या चीज के लिए, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, या फिर बोल देगा थर्ड ऑर्डर रिएक्शन, या फिर बोल देगा जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो क्वेश्चन में मेंशन कर देगा कि वो रिएक्शन किस ऑर्डर का है। अगर ऑर्डर बोल दिया तो क्या तुम्हें एन का वैल्यू पता चल गया। अगर n का वैल्यू पता चल गया तो इस फॉर्मूला में तुम क्या करोगे, n का वैल्यू पुट कर दोगे। n का वैल्यू पुट करने के बाद इसको सॉल्व करोगे, सॉल्व करने के बाद कुछ तो आएगा, जैसे कि मोल के ऊपर हो सकता है 2 आ जाए, इसके ऊपर -2 आ जाए, अरे समझ में आ रहा है। लेकिन हमेशा तुम्हारा पर सेकेंड तो पर सेकेंड ही रह जाएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे n है क्या, नहीं। तो इसमें तो कभी भी करोगे तो यही चीज रह जाएगा ना, बदलेगा कौन कौन, मोल के ऊपर पावर, अरे लीटर के ऊपर पावर। कैसे कैसे इसको ड्राइव के समझ में आया। तो इस कैसे इसका फॉर्मूला हम लोग निकालेंगे, तो वो तुम लोग को सिर्फ याद करना है। याद क्या करना है, या तो फिर ये याद कर लो, ये वाला मत याद करना। तुम शॉर्ट में क्या याद करोगे, ये वाला याद करोगे। जाना कि मोल जानते हैं, लीटर जानते हैं, और बाद में क्या जानते हैं, सेकंड जानते हैं। तुम्हें बस इतना याद रखना है कि यहाँ पर भी 1 और n का काम होता है, यहाँ पर भी n और 1 का। हमेशा याद रखना कि मोल वाला में क्या करते हैं, 1 माइनस करते हैं, और इसमें क्या करते हैं, n में माइनस करते हैं। तो इतना तुम्हें याद करना है। होता है क्या ना, जब एग्जाम में बैठोगे तो याद तो रहता है कि अच्छा 1 माइनस n करना है, n माइनस 1, पता ही नहीं चलता करी इसमें n माइनस 1 करना था कि इसमें n माइनस 1 करना था। तो उसके लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा ड्राइव कर लेना पड़ेगा। क्या खुद से नहीं करने सकोगे, ईजी है। चलो इसको थोड़ा सा लिख लो, उसके बाद फिर इसका क्वेश्चन प्रैक्टिस कराएंगे तो ऑटोमेटिक समझ जाओ कि अच्छा इसका यूनिट कैसे निकालेंगे। समझ में आ रहा कैसे लिखना है, ये वाला यहाँ तक लिखना, उसके बाद किधर था, हाँ यहाँ बाउंड्री तो किया हुआ है, इतना तुम लिख लेगा, उसके बाद फिर इधर लिखेगा, फिर ये ला थोड़ा सा लिख लो। चलो लिखो जल्दी इसको। देखो अब इसको ना, जो अभी हम लोग पढ़े ऑर्डर और क्या पढ़े, रेट कांस्टेंट, इसका अप्लाई कैसे करेंगे क्वेश्चन के माध्यम से ज़्यादा फील हो पाता है। ठीक है, देखो क्वेश्चन किस तरह से तुम्हें दिखाई देगा। एक क्वेश्चन में देखो फाइंड ऑर्डर, क्या बोल दिया है, ऑर्डर निकालने बोला है। क्या चीज बोला हम लोग को, ऑर्डर निकालने। ऑर्डर कहने का मतलब देखो, कभी भी अगर विथ रिस्पेक्ट टू अगर बोल दिया, क्या चीज बोल दिया, जैसे बोल देता ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू ए बोल देगा, चाहे बी बोल देगा, तो वो हम लोग समझेंगे अरे ए के पावर क्या होगा, समझ में आ रहा है। और सिर्फ अगर तुम्हें ऑर्डर ऑफ रिएक्शन नहीं भी बोला है, सिर्फ क्या बोला है, ऑर्डर बोला है, तो तुम्हें समझ में आ जाना चाहिए कि ये किसका बात कर रहा है, रिएक्शन में का बात कर रहा है, किसका बात कर रहा है, रिएक्शन। लेकिन इसमें तो साफ साफ बता रहा है, क्या बता रहा है, फाइंड ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। किसका ऑर्डर निकालना है, रिएक्शन का ऑर्डर निकालना है। मतलब हम लोग को क्या कैलकुलेट करने बोल रहा है, एन कैलकुलेट करने बोल रहा है। क्या चाहिए, एन कैलकुलेट करने। अब देखो रिएक्शन तो तुम दिखाई दे रहा है, क्या चीज दिख रहा है, रिएक्शन। अभी देखो यहाँ पर कहना क्या चाह रहा है, हम लोग को यहाँ पे क्या चीज का वैल्यू दिया हुआ है, के का वैल्यू। किसका वैल्यू दिया है, के का वैल्यू। हम लोग को देखो के का वैल्यू दिया है, वो भी क्या चीज 2 × 10⁻⁻⁶, और यहाँ पर क्या लिखा है, पर सेकेंड। अच्छा अभी तुम लोग देखा था के का यूनिट, क्या चीज देखा, के का यूनिट। अभी क्या देखा था, के का यूनिट देखे थे तो यहाँ पर लिखा हुआ था मोल। क्या चीज लिखा था, मोल। इसका पावर में देखा था 1 - n था। क्या चीज था, 1 - n। फिर था लीटर, और इसका पावर क्या देखा था, n - 1, और इधर क्या था तुम्हारा, पर सेकेंड। अभी देख रहा है कि यहाँ पे मोल भी रहता था, लीटर भी रहता था, सेकेंड भी रहता था। अभी दिखाई खाली क्या चीज दिख रहा है। अच्छा अब तुम समझो कि कब पॉसिबल है कि इस वाला से इसमें पहुंचा जा सके। मतलब क्या करना है, इन दोनों को हटाना पड़ेगा। अरे जैसे ये दियो गायब कर देगा तो यहाँ पर भी पर सेकेंड, यहाँ पर भी क्या दिखाई दे रहा है, पर सेकेंड। अच्छा कब पॉसिबल है, एन का वैल्यू तुम क्या पुट करोगे जिससे तुम्हारा ये दोनों गायब हो जाए।
क्या पुट करोगे? देखो ध्यान से देखो इस दोनों को, इसका पावर को देखो। अब इस वाला मतलब ये होता है तुम्हारा जनरल फॉर्मूला। क्या होता है तुम्हारा जनरल फॉर्मूला? किसका? रेट कांस्टेंट का। इसमें तुम क्या करोगे जो इस वाला में टर्म में लाओगे, मतलब तुम्हें सिर्फ बचाना किसको है? पर सेकेंड को। अब बताओ उसके लिए एन का वैल्यू तुम क्या लोगे जिससे तुम यहां तक पहुंच जाओगे? 1। क्या चाहिए? 1। क्यों चाहिए 1? देखो जैसे इसमें बैठाने जाओगे के का यूनिट में, यहां पर तुम्हें है क्या चाहिए? मोल। मोल में जाओगे पावर में तो 1 माइनस एन के जगह में भी क्या पुट कर रहा है? 1। तो जैसे 1 माइनस 1 हो जाएगा। लीटर है, लीटर में क्या हो जाएगा? 1 माइनस 1 हो जाएगा। और यहाँ पर क्या है तुम्हारा? पर सेकेंड। जैसे 1 माइनस 1 करेगा तो क्या हो जाएगा? 0। क्या हो जाएगा? 0। अब किसी का भी पावर 0, इसका मतलब उसका वैल्यू कितना होता है? 1 होता है। तो क्या यहाँ से तुम्हारा 1 आ जाएगा और इंटू 1 आ जाएगा और इंटू क्या आ जाएगा? पर सेकेंड। बचा क्या चीज? पर सेकेंड। अब बताओ अगर तुम्हारा के का यूनिट तुम्हारा पर सेकेंड है, कब पर सेकेंड आया होगा? जब उसके रिएक्शंस का ऑर्डर कितना होगा? क्या आसान है? मतलब हम लोग को क्या चाहिए? हम लोग को ये दोनों को रिलेट करना है। सबसे पहले हम लोग ये जनरल फॉर्मूला को कभी भी तुम्हें भूलना नहीं। इसको भूलेगा क्या? नहीं भूलेगा, क्योंकि इसी बेसिस से तुम्हारा क्या होगा? क्वेश्चंस का आंसर यहाँ पे मिलेगा। अभी तुम्हारा ऐसा रहा, यूनिट दे दिया था, अरे के का वैल्यू से हम लोग क्या निकाले? ऑर्डर। अभी ऐसा नहीं देता, के का वैल्यू नहीं देता, क्या बोल देता कि इसके लिए हम लोग फाइंड आउट करो सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए। क्या बोल देता? सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है जिसके लिए तुम्हें क्या निकालना है? रेट कांस्टेंट का यूनिट फाइंड आउट करना है। तभी उल्टा चलेगा। अभी तुम्हें इसका जाता, एन का वैल्यू तुम्हें पता था पहले से, अरे पता था ना, पता करके यहाँ पे पुट करता, जो भी आता वही हो जाता उसका रेट कांस्टेंट का यूनिट। लेकिन अभी तुम्हारा यूनिट दे रखा था, उससे डायरेक्टली पूछ दिया क्या चाहिए? ऑर्डर। तो उसको क्या करना है? तुमको कंपेयर करना है। कंपेयर कैसे करेंगे? ये जो जनरल टर्म्स है तुम्हारा फॉर्मूला, इसके बेसिस से तुम जाओगे, यूनिट को कंपेयर करोगे कि इसमें क्या छेड़छाड़ करोगे कि तुम्हारा ये यूनिट बन जाए। क्या क्लियर है? इसको जल्दी से इसको नकल करो तुरंत। अभी दूसरा क्वेश्चन रहेगा तो उसमें तुरंत समझ में आ जाएगा, अच्छा ऐसा करना है। जब पूछा था क्वेश्चन में क्या चाहिए, हम लोग को ऑर्डर पूछा है तो साफ साफ एक बार लिख भी दो ताकि अगला आदमी को पता चलेगा। जो ऑर्डर होगा क्या चाहिए होगा? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, वो क्या हो जाएगा हम लोग को? फर्स्ट ऑर्डर। क्या हो जाएगा हम लोग को? फर्स्ट ऑर्डर। कैसे पता चला? समझ में आ रहा था ना? हम लोग तो कैलकुलेट करके कंपेयर करके देख लिए, एन का वैल्यू क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो हम लोग डायरेक्टली यूनिट देख करके बता देंगे। तो ये हम लोग को आंसर हो गया। अब क्वेश्चन में पूछा है तो उसके लिए हम लोग जवाब तो देना पड़ता ना। चलो लिख लो। अब देखो ये क्वेश्चंस को देखो, ठीक है। ये हम लोग क्वेश्चन पूछा है AIEEE में हम लोग को पूछा है 2002 में। देखो क्वेश्चन कितना आसान है। अ केमिकल रिएक्शन 2A से 2A प्लस क्या चीज B, ये दोनों मिलने से क्या बन रहा है? प्रोडक्ट बन रहा है, जो कि फॉलो कर रहा है क्या चीज? रेट इक्वेशन को। कौन सा रेट इक्वेशन? देखो R बराबर K, यहाँ पे A कंसंट्रेशन ऑफ A और इसका पावर क्या दिखाई दे रहा है? कुछ नहीं, तो इसका मतलब क्या समझ रहा है? 1 है। और B का कंसंट्रेशन के पावर कितना है? 2 है। तो हम लोग को पूछा है कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा? 0 होगा कि 1 होगा कि 2 होगा कि 3 होगा? कैसे पता चलेगा? अच्छा ये रिएक्शन क्या हम लोग को एलिमेंट्री रिएक्शन है क्या? अरे है क्या? नहीं है, क्योंकि कहीं हम लोग को साफ साफ लिखा ही नहीं है। अरे लिखा है क्या? नहीं लिखा। तो हम लोग देखो इसका कैसे लिखेंगे। सबसे पहले देखो कभी भी अगर तुम्हारा रेट लॉ के अनुसार लिखा हुआ है, क्या चीज लिखा हुआ है? रेट लॉ के अनुसार अगर एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, जैसे भी लिखा हुआ है R बराबर क्या चीज? K कंसंट्रेशन ऑफ A, इसका पावर 1, कंसंट्रेशन ऑफ B और इसका पावर कितना लिखा हुआ है? 2 लिखा हुआ है। तो अगर कभी भी इस तरह के फॉर्म में रहेगा तो अगर ऑर्डर पूछ दे, क्या पूछ दे? ऑर्डर, तो इसमें कुछ भी घबराना नहीं है। जानते थे इसके पावर में क्या होता है? x, इसके पावर में क्या होता था? y, और x प्लस वाई को करता था वही n बराबर होता था, और वही n को क्या बोलते थे? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। मतलब कभी भी अगर रेट लॉ के अनुसार लिखा रहे क्वेश्चन में, क्या बोल रहे हैं? अगर कभी भी क्वेश्चन में रेट लॉ के अनुसार एक्सप्रेस किया है तो जो उसका पावर होता है वो पावर को जोड़ दो और जो वैल्यू आएगा वही क्या हो जाएगा? उसका ऑर्डर हो जाएगा। क्या कहानी समझ में आ रहा है? तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा? 1 + 2, टोटल कितना हो गया? 3। मतलब ये कैसा ऑर्डर रिएक्शन है? थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। तो बता इसका क्या हो जाता है? ऑप्शन नंबर डी हो जाता है। क्या कहानी समझ में आ रहा है? चलो लिख लो इसको। देखो ये क्वेश्चंस को देखो क्या बोल रहा है। कंसीडर फॉलोइंग 2 रिएक्शंस। यहाँ पर 2 रिएक्शंस मान लिया गया है। क्या चाहिए? यहाँ पे A से बन रहा है प्रोडक्ट जिसका कुछ एक्सप्रेशन लिखा गया है, B का से हम लोग को बन रहा है प्रोडक्ट, इसका भी हम लोग को एक्सप्रेशन लिखा है। पूछा है यूनिट्स ऑफ K1 एंड K2। K कहने का मतलब K1 और K2 क्या तुम्हारा? रेट कांस्टेंट का है, ठीक है। उसका यूनिट हम लोग को बताना है। K1 किसके लिए रिप्रेजेंट करेगा? फर्स्ट रिएक्शन के लिए। K2 किसके लिए? सेकेंड रिएक्शन के लिए। तो उन लोग को हम लोग को मोलैरिटी, इसको जो एक्सप्रेस करना है मोलैरिटी को किस में लेना है? मोल पर लीटर में। और जो तुम्हारा क्या चीज
टाइम रहेगा उसको सेकेंड में, ठीक है। यहाँ देख रहा है कैपिटल है मतलब समझ जाना मूल पर लीटर का ही बात कर रहा है, क्लियर है ना। अब तुम्हें बताना है जैसे कोमा से पहले वाला जो भी ऑप्शन में दिया हुआ है वो किसके लिए रहेगा, K1 के लिए, और बाद वाला किसके लिए, K2 के लिए। अब तुम्हें बताना है कि फर्स्ट रिएक्शन के लिए क्या होगा यूनिट और सेकेंड रिएक्शन के लिए क्या होगा यूनिट। सबसे पहले तुम्हें पता है कि किसी चीज का भी अगर यूनिट पता करना है, खास करके रेट कांस्टेंट का, तुम्हें जरूरत पड़ता है एन का। किसका जरूरत पड़ता है, एन का, जो कि एन बताता था ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। क्या कहीं कुछ पता चला, नहीं बोला। तो इसको हम लोग को पहले पता करना है कि एन बराबर होगा क्या। तो देख रहा है उसको मदद करने के लिए कुछ एक्सप्रेशन लिखा गया। क्या चीज लिखा है, एक्सप्रेशन। तुम लोग जानता है कि आर बराबर होता है के, और यहाँ पर कंसंट्रेशन रहता था, उस पर एक्स और वाई ऐसे करके रहता था। मतलब ये क्या है हम लोग को, रेट ऑफ रिएक्शन। क्या हम लोग को, रेट ऑफ रिएक्शन। यहां पर देख रहे हैं तुम्हारा आर लिखा ही नहीं है। क्या आर लिखा हुआ है क्या, नहीं। लेकिन यहां पर देखो हम तुम लोग को बताए थे रेट ऑफ रिएक्शन दो तरीके से निकालते हैं, एक तो रेट लॉ के अनुसार और एक पहले जो पढ़ा था वो वाला। तो वो दोनों के अनुसार जो आर का वैल्यू रहता है दोनों में क्या होता है, सेम ही निकलता है। क्या यहाँ पर लिखा हुआ है तुम्हारा क्या चीज, माइनस डी कंसंट्रेशन ऑफ ए, और नीचे क्या है हम लोग को, डी टी। क्या इसको अगर यही रिएक्शंस को अगर रेट ऑफ रिएक्शन तुम लिखेगा पहले की भांति से, क्या वही चीज लिखता था, इसका जो कंसंट्रेशन और जो स्टिचोमेट्रिक कोएफिशिएंट रहता था उसको डिवाइड करता था। अरे वही नहीं इक्वल रहता था। जैसे अभी मान के चलो ए के लिए लिखेगा, इसके लिए आर लिखता था तो तुम क्या लिखता था, माइनस डी। माइनस क्यों लिखता था, क्योंकि ये हम लोग को रिएक्टेंट हुआ करता था। कंसंट्रेशन ऑफ ए और नीचे क्या लिखता, डी टी। स्टिचोमेट्री कितना है, 1, तो यहाँ पे क्या करेंगे 1। क्या वही चीज लिखा हुआ है, लिखा हुआ है ना जी। तो अगर ये चीज लिखा हुआ है मतलब तुम क्या समझ रहे हो, किसका वैल्यू दिया हुआ है, आर का दिया हुआ है। किसका दिया हुआ है, आर। मतलब वही चीज है, आर बराबर क्या है, ये चीज लिखा हुआ है, आर बराबर क्या है, ये चीज लिखा हुआ है। बस इसको दोनों चीज में मिक्स कर दिया कि रेट लॉ वाला भी एक्सप्रेशन और कैसा पहले जो पढ़ा था उसके अनुसार भी। तो ये कुछ नहीं बोल रहा है, सिर्फ तुम्हारा क्या बोल रहा है, ऐसा बोल रहा है आर बराबर K1 और यहाँ पर क्या लिखा है, कंसंट्रेशन ऑफ एयर, इसका पावर कितना, 0। इसमें भी तुम्हारा क्या हो जाएगा, आर बराबर क्या हो जाएगा, K1, यहाँ पे K2 हो जाएगा, तो ये R2 हो जाएगा, ये R1 हो जाएगा। यहाँ पर तुम्हारा A, अच्छा B है ना, और इसका कंसंट्रेशन का पावर कितना है, 1 है। अब तो बता सकते हो, नहीं बता सकते हो क्या, पहला वाला में ऑर्डर कितना हो जाएगा, अरे ऑर्डर कितना है, ऑर्डर पहला वाला में 0 है। अरे अरे पावर मत खाली देखना रहता है। अरे इसमें कितना है, 0, इसमें कितना है, 1 है। अगर 2-3 को रहता था सभी को जोड़ते, एक एक तो है, ये है वहां पे। तो इसका मतलब समझ गया कि अभी हम लोग जानते हैं क्या चीज, के का यूनिट। क्या जानते हैं, के का यूनिट, जिसका हम लोग जानते हैं ऐसा करके। अगर यहाँ पे मोलर के टर्म पे लिखा हुआ है, क्या चीज लिखा हुआ है, मोलर के टर्म पे, तो तुम लोग ये भी देखा था, क्या चीज देखा था, मोलर लिखा रहता था, इसमें 1 - n रहता था, और यहाँ पे क्या रहता था, सेक पर सेकेंड रहता था। अरे यही चीज ना, इसी को ट्रैप करके वो चीज लिखा था। साफ साफ यहाँ पे पता चल रहा है कि अगर n बराबर, मान के चलो तुम K1 लिख रहा है, किसके लिए लिख रहा है, K1। K1 में देख रहा है ऑर्डर कितना है, 0 ऑर्डर, क्या है, 0। मतलब n बराबर कितना बिठाएगा, 0। मतलब ये कितना बन जाएगा, m बन जाएगा, और क्या हो जाएगा तुम्हारा, पर सेकेंड। क्या चीज होगा, मतलब कॉमा से पहले तुम्हारा ऐसा कहाँ दिखाई दे रहा है, B में देखेगा तो इसमें भी तो दिखाई दे रहा है, D में भी तो दिखाई दे रहा है। मतलब तुम इतना तो पकड़ लिया कि फर्स्ट वाला और सेकंड वाला, मतलब थर्ड वाला होगा क्या, नहीं होगा। फिर देखो अभी तुम निकाले जाएगा K2 के लिए, किसके लिए जाओगे, K2 के लिए। अभी फिर तुम क्या करोगे, इसके लिए लिखने जाओगे ना जी। तो जैसे तुम करोगे तो यहाँ पर तुम्हारा हो जाएगा क्या चीज, मोलर, और इसके पावर में 1 माइनस अभी कितना हो जाएगा, 1 है। अरे n जो हम कितना बिठाओगे, 1, और यहाँ पर तुम्हारा क्या हो जाएगा, पर सेकेंड। अब इसको कैलकुलेट करोगे तुम्हारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और 0 हो जाएगा मतलब ये खत्म हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 1 इंटू क्या हो जाएगा, पर सेकेंड। अब बताओ सेकेंड वाला मतलब K2 का कितना हो गया यूनिट, पर सेकेंड। किसमें देखा, इसमें देख रहा है मोलर है, ये होगा क्या, अरे ये नहीं होगा। अब इसमें भी ये तो होगा नहीं, कौन हो जाता है, ऑप्शन नंबर डी। क्या आसान है। अब तो धीरे धीरे फील हो गया होगा कि क्या करना है ऑर्डर का कहानी, और क्या करना है रेट कांस्टेंट का यूनिट का काम कैसे करना है। क्या समझ गया। क्वेश्चन रहेगा दो ही तरीका से, या फिर तुम्हें ऑर्डर पूछ देगा तो उस समय तुम्हारा रेट कांस्टेंट का वैल्यू दे देगा, अगर तुम्हें रेट कांस्टेंट का यूनिट पूछेगा तो उस समय क्या दे देगा, ऑर्डर दे देगा। बस यही चीज नचाते रहता है। और देखो कहाँ क्वेश्चन पूछता है, जेई सब में भी पूछता है। देखो AI-EEE में हम लोग को पूछ चुका है 2002 में। चलो जल्दी लिखो। देखो थोड़ा सा एक कंसेप्ट सिखाने जा रहे हैं, क्योंकि आगे हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन देने वाले, ठीक है। कंसेप्ट बहुत आसान है, थोड़ा सा खाली ध्यान देना, ठीक है। सॉल्यूशन चैप्टर जरूर पढ़ा होगा, जो सॉल्यूशन चैप्टर नहीं भी पढ़ा होगा कम से कम 11th क्लास में कंसंट्रेशन टर्म तो जरूर पढ़ा होगा, जिसमें मोलैरिटी सबका बात करते थे, ठीक है। सिंपल एक चीज़ बात करते हैं, ठीक है। जैसे मान के चलो कंसंट्रेशन हम बात कर रहे हैं, क्या चीज बात कर रहे हैं, कंसंट्रेशन। हो सकता है यहाँ पे मोलैरिटी लिखते, लेकिन मोलैरिटी ना लिख करके क्या लिख रहे हैं, सी लिख रहे हैं। क्लियर है यहाँ तक। कंसंट्रेशन बराबर जानते हैं ऊपर नंबर ऑफ मोल्स होता था और नीचे क्या होता है,
वॉल्यूम होता है। क्या होता है जी? वॉल्यूम होता है। क्लियर है यहाँ तक? क्या यही चीज हम लोग जानते हैं मोलारिटी का फॉर्मूला? तो कंसंट्रेशन बराबर क्या होता था? नंबर ऑफ मोल्स, और नीचे क्या होता है? वॉल्यूम। यहाँ पे समझना, ये होता है हम लोग कंसंट्रेशन का फॉर्मूला। किसका होता है? कंसंट्रेशन का फॉर्मूला। आखिर इसको हम क्यों पढ़ा रहे हैं? यहां पर थोड़ा सा दिक्कत करेगा। दिक्कत क्या करेगा? सो देखो, डायरेक्टली यहाँ पे वॉल्यूम से सवाल रहेगा। किससे सवाल रहेगा? वॉल्यूम से। वो क्वेश्चन में बोलेगा कि अगर कोई रिएक्शन हो रहा है और वो रिएक्टेंट जो हम लोग यूज करेंगे, या तो फिर जो रिएक्शंस कर रहा है उसमें कोई वेसल वगैरह लेंगे, अरे कुछ तो कंटेनर लेंगे। अगर मान के चलो उसमें जो तुम्हारा कंसंट्रेशन ये सब हो रहा था, अगर वो रिएक्टेंट्स ये सब का अगर क्या करे, वॉल्यूम को आधा कर दे या फिर वॉल्यूम को दुगुना कर दे, मतलब क्या करेगा वो? स्पेशली वॉल्यूम को घटाएगा और क्या करेगा? बढ़ाएगा। तो घटाया बढ़ाएगा तो उससे हम लोग को कंसंट्रेशन में किस तरह का इफेक्ट होने वाला है। जैसे कि अभी तक तुम समझ रहे हैं कि अगर कंसंट्रेशन हम लोग को कब बढ़ेगा? जब वॉल्यूम का वैल्यू क्या होगा? घटेगा। अरे इतना तो समझ रहा है ना? वॉल्यूम के वैल्यू क्या रहेगा? घटेगा। तब हम लोग को कंसंट्रेशन का वैल्यू क्या होगा? बढ़ेगा। नंबर ऑफ मोल्स की बात यहाँ पे कभी नहीं बोलेगा। नंबर ऑफ मोल्स की बात कभी नहीं बोलेगा। वो किसका बात करेगा? वॉल्यूम का। मतलब कि नंबर ऑफ मोल्स हर एक जगह क्या रखेगा? सेम रखेगा। सिर्फ हम लोग को वॉल्यूम में वो क्या करेगा? चेंज करेगा। बोल देगा कि कभी रिएक्शंस में क्या हो गया, जब हम लोग वॉल्यूम को आधा कर दे, क्या कर दे? वॉल्यूम को आधा, तो कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा उसका। या फिर बोलेगा वॉल्यूम को दोगुना कर देंगे तो उसका कंसंट्रेशन में क्या होगा। तो दोनों को समझना, दोगुना बोलेगा तो 2 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, बल्कि अगर आधा बोलेगा तो देखो दोनों में उल्टा हो जाता है। सबसे पहले देखो यहाँ पे, इफ वॉल्यूम इज हाफ, या फिर हम लोग मान के चलो ऐसा कर देते हैं, वॉल्यूम को हम कर देते हैं क्या चीज? आधा कर देते हैं। क्या कर देते हैं? आधा। अगर वॉल्यूम को आधा कर देगा, देखो इसका कहानी क्या हो जाएगा? कंसंट्रेशन लिखा, कंसंट्रेशन बराबर ऊपर क्या रहता है? नंबर ऑफ मोल्स। जैसे तुम वॉल्यूम में जाओगे, वॉल्यूम क्या भी रहा क्या? नहीं, उसको क्या कर रहे हैं हम लोग? आधा कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं? आधा। तो जो तुम्हारा वॉल्यूम में भी होगा उसको हम लोग क्या करेंगे? देखो यहाँ पे, अगर वॉल्यूम को भी से कन्वर्ट कर रहे हैं, किसमें? v बाई 2 से। कितना कर रहे हैं? v बाई 2 में। मतलब ये वॉल्यूम को क्या कर दें? आधा कर दें। कि जो भी तुम्हारा कंसंट्रेशन था या फिर जो रिएक्शंस होगा, जो जहाँ पे उसका वॉल्यूम लिया गया होगा, अगर वो उस वॉल्यूम को हम लोग क्या कर दे? आधा कर दे, तो आधा करने पे उसका रेट ऑफ रिएक्शन में क्या चेंजेस आएगा, ये सब बात होगा। तो रेट ऑफ रिएक्शंस को कैलकुलेट करने के पहले हम लोग किसका बात करेंगे? कंसंट्रेशन का। हम लोग यहाँ से रिलेशन बताएंगे कि अगर वॉल्यूम को घटा दे या फिर बढ़ा दे तो हम लोग को कंसंट्रेशन में किस तरह का चेंजेस आ रहा है। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जब भी रेट ऑफ रिएक्शंस लिख रहे हैं तो वहाँ पे कंसंट्रेशन का बात आता है। किसका बात आता है? कंसंट्रेशन का। तो अगर वॉल्यूम की बात करेगा तो पहले कंसंट्रेशन को जानना पड़ेगा कि कंसंट्रेशन में किस तरह का चेंज आ रहा है। कंसंट्रेशन के अकॉर्डिंग क्या पता चलेगा? रेट ऑफ रिएक्शन। कंफ्यूज मत होना, समझना खाली धीरे धीरे। अगर मान के चलो वॉल्यूम को हम लोग क्या कर दे? आधा कर दे। क्या कर रहे हैं? आधा। तो कंसंट्रेशन में क्या हो जाएगा? तो तुम जान रहे हैं वॉल्यूम की जगह में भी क्या बिठाना पड़ेगा? v बाई 2 बिठाना पड़ेगा। इसका मतलब इसको सॉल्व करेगा तभी तुम्हारा कंसंट्रेशन बराबर क्या हो जाएगा? ऊपर चल जाएगा 2, मतलब क्या हो जाएगा? 2n बाई क्या हो जाएगा? v हो जाएगा। अरे यही हो जाएगा। मान के चलो इसको c1 ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं? c1। तो c1 बराबर, अभी देखो ये n बाई v को ही हम लोग क्या बोल रहे थे? अरे c बोल रहे थे कि नहीं बोल रहे थे? अरे वही बोल रहे थे। n बाई v को ही हम लोग क्या मान रहे थे? c। देख रहे हैं यहाँ पे, रवि जी ने माने थे। तो यहाँ पर कहना हम ये चाह रहे हैं कि अगर यदि हम लोग वॉल्यूम को क्या कर दे? आधा। वॉल्यूम को आधा। तो अगर जैसे तुम वॉल्यूम को आधा करेगा तो कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा? पहले वाला से दोगुना हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पहले वाले से दोगुना। अगर मान के चलो तुम्हारा क्या किया जाए, इफ जो वॉल्यूम था वो वॉल्यूम को हम लोग कर देते v बाई 3। क्या कर देते हैं? v बाई 3। कि मतलब जो वॉल्यूम था, वॉल्यूम को क्या कर दो? 3 टुकड़ा में बांट दो। क्या कर दो? 3 टुकड़ा में बांट दो। मतलब उसको रिड्यूस कर दिया गया कितना? 3 टाइम। कितना रिड्यूस कर दिया? 3 टाइम। तो उस कंडीशन पे कंसंट्रेशन का वैल्यू क्या होगा? तभी जैसे तुम निकाले जाओगे, मान के चलो C2 निकालने जा रहा है। क्या मानने जा रहा है? C2। तो C2 बराबर लिखोगे तो यहाँ पे n, और वॉल्यूम की जगह में भी क्या लिख देगा? v बाई 3। क्या लिखेगा? v बाई 3। जैसे ऐसा लिखेगा 3 कहाँ चल जाएगा? ऊपर चल जाएगा। मतलब तुम्हारा जो C2 हो जाएगा, C2 क्या पता चलेगा? जैसे यहाँ पर तुम करने जाओगे तो तुम्हारा हो जाएगा क्या चीज? 3 चल जाएगा, और नीचे क्या हो जाएगा? n बाई v। अरे यही ना होता था? अरे इसका बराबर देखो 3 n बाई v बराबर क्या लिख रहे हैं? c। तो इसका मतलब समझ रहा है कि वॉल्यूम को जितना तुम रिड्यूस करोगे, जितना टाइम उसको घटाओगे, उतना टाइम तुम्हारा कंसंट्रेशन क्या होगा? बढ़ेगा। क्या बात समझ में आ रहा है? उसी तरह से अगर हम ऐसा बोल दे कि जो तुम्हारा वॉल्यूम था, अगर वॉल्यूम को दोगुना कर दे, क्या कर दे? दोगुना कर दे। वॉल्यूम को क्या कर रहे हैं हम?
दोगुना कर दे रहा है। अगर वॉल्यूम को दोगुना करेगा तो कंसंट्रेशन में क्या प्रभाव पड़ेगा? तो मान के चलो C3 निकाल रहे हैं, तो C3 बराबर, अभी देखो नंबर ऑफ मोल्स में तो कोई चेंज नहीं कर रहे हैं, वॉल्यूम था, वॉल्यूम को अभी क्या कर दे रहे हैं? 2V कर दे रहे हैं। क्या कर रहे हैं? 2V। अभी देखो यहाँ पर N/V को ही हम लोग क्या लिखा करते थे? C लिखा करते थे, और यहाँ पे देखो C में डिवाइड कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। मतलब कि अगर हम लोग जितना टाइम उसको इंक्रीज करेंगे, क्या करेंगे? जितना टाइम उसको इंक्रीज करेंगे उतना ही टाइम तुम्हारा कंसंट्रेशन क्या होगा? डिक्रीज होगा। अगर हम लोग वॉल्यूम को डिक्रीज करते हैं तो कंसंट्रेशन उतना ही टाइम क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। क्या कहानी समझ में आ रहा है? तो ये चीज हम लोग को जाना था। एक चीज और पूछ लेते हैं, तुम्हें लोग अपने से खुद से जवाब दे दो। अगर वॉल्यूम को हम लोग क्या कर देते, 3 टाइम बढ़ा देते, 3 टाइम उसको क्या किया जा रहा है? इंक्रीज किया जा रहा है। इंक्रीज करने का मतलब वॉल्यूम जो था उसका 3 गुना कर दे रहे हैं। 3 गुना करेंगे तभी कंसंट्रेशन में क्या होगा? मान के चलो C4 निकाल रहे हैं, तो नंबर ऑफ मोल्स सेम है, लेकिन उसका जैसे वॉल्यूम की बात करें, वॉल्यूम भी ना होकर के अभी क्या हो गया? 3V हो गया। तो जैसे 3V हो जाएगा तभी बताओ कि कंसंट्रेशन में क्या चेंज आ जाएगा? N/V को क्या लिखते थे? C डिवाइड कर रहे कितना से? 3। मतलब अगर 3 गुना वॉल्यूम को कर दोगे, बढ़ा दोगे, तो 3 गुना तुम्हारा क्या हो जाएगा? घट जाएगा कंसंट्रेशन। अगर उसको घटाता है तो उतना ही टाइम वो क्या होता है? इंक्रीज होता है। अब बात समझ में आ गया? चलो पहले इसको लिख लो, उसके बाद एक क्वेश्चन जैसे भी दिखाएंगे तुरंत पता चल जाएगा कि क्या हो रहा है इसका कहानी। अब देखो ये क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन हम लोग को AIEEE 2003 में पूछा है, और ऐसा हम लोग को पूछने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। बोर्ड एग्जाम में तो पूछबे करता है, सोचबे मत करना कि बोर्ड एग्जाम में नहीं पूछता है। सब देखोगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो साफ साफ ऐसा क्वेश्चन झलकेगा वहाँ पे, ठीक है। देखो क्वेश्चन क्या बोला, ध्यान से समझना, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन तुम्हारे DPP में भी रहेगा, नहीं समझोगे तो वहाँ पे लिख नहीं पाओगे। फॉर द रिएक्शन सिस्टम, यहाँ पे एक हम लोग को रिएक्शन दिया है, क्या दिया है? NO को रिएक्शन किया जा रहा है किसके साथ? O2 के साथ हम लोग को बन रहा है NO2, ठीक है, बैलेंस किया हुआ है रिएक्शन। बोल क्या रहा है सो समझो। अभी जो तुम लोग को वॉल्यूम और कंसंट्रेशन से रिलेट करके जो बताएं वही कंसेप्ट इसमें अप्लाई होने वाला है। क्या बोल रहा है क्वेश्चन? वॉल्यूम इज सडनली रिड्यूस। क्या चीज किया जा रहा है? उसका जो वॉल्यूम है वो अचानक क्या किया जा रहा है? रिड्यूस किया जा रहा है। कितना? हाफ इट्स वैल्यू बाय इंक्रीजिंग द प्रेशर ऑन इट। उसमें क्या किया जा रहा है? प्रेशर बढ़ाया जा रहा है। प्रेशर बढ़ाने के कारण उसमें सडनली क्या हो जा रहा है? रिड्यूस हो जा रहा है। क्या चीज? वॉल्यूम। कितना? आधा। कितना हो जा रहा है? आधा। कि प्रेशर जब बढ़ा रहा है, प्रेशर बढ़ाने से उसका जो वॉल्यूम है वो अचानक हम लोग को घट करके कितना हो जाता है? आधा। क्लियर है यहाँ तक? आगे बोल रहा है कि इफ द रिएक्शन इज ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। क्या चीज बोल रहा है? कि यदि रिएक्शन हम लोग को क्या है? फर्स्ट ऑर्डर है विथ रिस्पेक्ट टू किसका? O2। कि जो O2 के रिस्पेक्ट में जो ऑर्डर है वो कितना ऑर्डर है हम लोग को? फर्स्ट ऑर्डर है। कहानी समझ आ रहा है? किसके ऑर्डर में? विथ O2 के रिस्पेक्ट में। अरे देख रहा है रिएक्टेंट में तुम्हारा क्या क्या है? NO और क्या है? O2 है। जैसे इसका अगर रेट लॉ लिखोगे, क्या लिखोगे? रेट लॉ। तो तुम क्या लिखता था? K कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट क्या है तुम्हारा? NO लिखेगा, इसका पावर X लिखता था, और यहां पे तुम्हारा क्या हो जाएगा? O2, इसका पावर क्या लिखता था? Y। अभी तुमको बोल दिया है कि जो NO है उसके रिस्पेक्ट में तुम्हारा कितना ऑर्डर है? फर्स्ट ऑर्डर है। मतलब इसमें X के जगह में भी कितना हो गया? 1 हो गया। क्लियर है? आगे बोल रहा है एंड सेकेंड ऑर्डर। कितना ऑर्डर बोल रहा है? सेकेंड ऑर्डर। किसके रिस्पेक्ट में? विथ रिस्पेक्ट टू NO। अच्छा उल्टा लिख दिया यहाँ पे, इसमें दिया है 1 और NO में कितना दे दिया? 2 दे दिया। कहानी समझ में आ गया? तो हम लोग को रिएक्शन में जो एक्सप्रेस किया गया है रेट लॉ में, वो खाली इंडिकेट कर दिया है कि NO के रिस्पेक्ट में कितना ऑर्डर है? 2 है। O2 के रिस्पेक्ट में कितना है? 1 है। तो ये तो हम लोग को इक्वेशन नंबर क्या बन गया? 1 बन गया। मतलब रेट ऑफ रिएक्शन हम लोग लिख लिए हैं। क्लियर है यहाँ तक? तो ये जो हम लोग लिखे हैं, ये तो हम लोग तब लिखे जब वॉल्यूम V माने हैं। क्या माने हैं? V माने। अभी शुरू में ही हम लोग को बोला था कि जो वॉल्यूम है वो सडनली क्या कर दिया गया? रिड्यूस कर दिया गया। कितना? आधा। मतलब V को किस में ट्रांसफॉर्म कर दिया है? V/2 में। कितना कर दिया? V/2। अगर वॉल्यूम को आधा कर दिया जाए तो अभी तुम लोग देखा था तो कंसंट्रेशन कितना हो जाएगा? 2 गुना हो जाता था। अरे देख का आया कि नहीं आया? अरे देख का आया था ना। चलो फिर आगे देखो क्या बोल रहा है। इतना बोल दिया, द रेट ऑफ रिएक्शन। क्या चीज पूछ दिया हम लोग को? रेट ऑफ रिएक्शन विल। हम लोग को जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा वो क्या होगा? कहानी फिर से समझो। एक रिएक्शन दे दिया था, उसमें हम लोग को बोल दिया है कि NO के रिस्पेक्ट में कितना ऑर्डर है और O2 के रिस्पेक्ट में कितना ऑर्डर है।
फिर बोला था हम लोग को कि यदि हम लोग प्रेशर को बढ़ाते हैं तो प्रेशर बढ़ाने से हम लोग को सडनली क्या होता है, उसका वॉल्यूम क्या हो जाता है, आधा हो जाता है, उसका वॉल्यूम क्या हो जाता है, आधा। तो अगर यदि उसका वॉल्यूम आधा हो जाए तो उस कंडीशन पे उसका रेट ऑफ रिएक्शन तो कुछ होगा ना। जैसे अभी देखो, अभी इसका वॉल्यूम कुछ नहीं था, जो हम लोग को भी था भी ही था, तो उसका मान के चलो आर है, उसका रेट ऑफ रिएक्शन कितना है, आर। अगर इसमें हम लोग कंसंट्रेशन को हम लोग छेड़ेंगे तो कंसंट्रेशन छेड़ेगा तो तुम्हारा आर भी तो छेड़ाएगा, तो तुम्हारा अभी रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा। क्या कहानी पूरा समझ चुका है। ऑप्शन में दिया है कि कितना टाइम इंक्रीज हुआ, 8 टाइम के 4 टाइम के 1/4 टाइम या फिर 1/8 टाइम। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन को मिटा रहे हैं हम, ठीक है, तुम लोग लिख लेना। अभी देखो ध्यान से समझना, इसको सॉल्व कैसे करेंगे। क्या तुम इसका रेट ऑफ रिएक्शंस लिख लिया है। अभी देखो कि हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग कर रहे हैं वॉल्यूम को क्या कर रहे हैं, आधा कर रहे हैं। क्या चीज कर रहे हैं, आधा। अरे यही नहीं बोल रहा था क्वेश्चन में, अगर हम लोग आधा करते हैं तो हम लोग को क्या होता है, कंसंट्रेशन होता है, वो हम लोग को कितना गुना हो जाएगा, 2 गुना। अरे जितना टाइम उसको डिक्रीज करोगे उतना टाइम वो क्या होगा, इंक्रीज होगा। क्या कहानी समझ में आ गया। अब हम लोग लिखेंगे क्या चीज, रेट ऑफ रिएक्शन, नया रेट ऑफ रिएक्शन लिखेंगे, जो कि हम लोग क्या मान लिए, R1। क्या मान लिए, R1। तो जब भी रेट ऑफ रिएक्शन लिखे तो क्या लिखेगा, K कंसंट्रेशन ऑफ NO, और यहाँ पे क्या लिखेगा, कंसंट्रेशन ऑफ किसके लिखेगा, O2 लिखेगा। इसका पावर दे दिया था ना हम लोग को क्वेश्चन में, क्या बोला था 2, और इसके रिस्पेक्ट में क्या बोला था 1। तो अभी ये हम लोग को क्या है, कंसंट्रेशन जो हम लोग मान के चले हैं, अरे ये तो हम लोग को भी वाला लेकर के चले थे, लेकिन अभी क्या कंसंट्रेशन सेम रह गया का, नहीं, मतलब जो उसका NO का जो कंसंट्रेशन होगा वो कितना हो गया होगा, 2 गुना हो गया होगा। इसका भी कंसंट्रेशन कितना हो गया होगा, 2 गुना हो गया होगा। तो अगर ऐसा कंडीशन रहा तब वैसा हम लोग कब लिखते हैं, देखो जो 2 गुना हो जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ किसका, NO का, किसका हो जाएगा, NO का। अरे कंसंट्रेशन 2 गुना हो जा रहा है कि नहीं, उसी तरह से इसका जो पावर हो जाएगा, अभी पावर कितना दिया था हम लोग को, अच्छा इसमें 2 दिया था ना, इस तरह से लिख देंगे, क्लियर रहता। फिर हम लोग लिखेंगे कंसंट्रेशन ऑफ किसका, O2 का, किसका लिखेंगे, O2 का कंसंट्रेशन। इसका भी कंसंट्रेशन कितना हो जा रहा है, अरे 2 गुना हो जा रहा है, क्यों, क्योंकि वॉल्यूम हम लोग क्या कर रहे हैं, डिक्रीज कर रहे थे, तो इसका भी पावर कितना था, 1। अब इसको सॉल्व करो, सॉल्व करेगा देखो तुम्हारा क्या हो जाएगा, R1 बराबर हो जाएगा क्या चीज, K हो जाएगा, 2 जा कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे समझ जाएगा कि 4 टाइम तुम्हारा क्या हो जाएगा, और यहाँ पर देखो NO, और इसका पावर कितना हो जाएगा 2, अरे एक्रो पावर है, एक्रो पावर नहीं जाएगा, तो 2 का पावर कितना हो जाएगा 4, NO का पावर 2 था, 2 लिखेंगे। कहानी समझ में आया। फिर यहाँ से देखो इंटू 2 का पावर 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, क्लियर है। था यहाँ पर देख रहा है कंसंट्रेशन ऑफ O2, इसका पावर कितना है 1। अब जो ये सब जो वैल्यू है उसको क्या करो, आगे ले लाओ, आगे लाओगे तो R1 बराबर यहाँ पर कितना हो जाएगा, 4 दूना कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 8, यहाँ पे K हो जाएगा, और इंटू में तुम्हारा क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ NO, इसका पावर कितना है 2 है। फिर यहाँ पर O2 का पावर कितना है 1। एक चीज गौर करो, गौर ये करना, अच्छा ऑप्शन भी मिटा देते, ठीक, तुम लोग तो कॉपी में लिख ही लिया होगा, ठीक है। अच्छा नीचे वाला नहीं लिखा था ना, इसको लिख लेना, ऐसा नहीं कि इसको नहीं लिखना सर। यहाँ पर क्या था हम लोग को, NO2 इसका पावर 2 था, यहाँ पे क्या था O2 इसका पावर क्या था 1, और इसी को इक्वेशन नंबर 1 माने, इसी के रिलेट ना करके चल रहे थे। अब देखो यहाँ पे तुम समझो, क्या इतना ही वैल्यू को हम लोग बोल के भी क्या आ रहे हैं, R, मतलब इनिशियल कंसंट्रेशन, स्टार्टिंग में उसका क्या था, रेट ऑफ रिएक्शन R था। क्या इसके जगह हम लोग R बिठा सकते हैं, तो यहां पर लिखेंगे R1 बराबर क्या हो जाएगा, 8 गुना कितना हो जाएगा हम लोग को R। इसका मतलब तुम क्या समझ रहे हो, ये था तुम्हारा स्टार्टिंग का रेट, क्या था तुम्हारा स्टार्टिंग का रेट। अगर हम लोग वॉल्यूम को आधा कर देते हैं, क्या करते हैं आधा, तो उस समय उसका जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा वो कितना टाइम बढ़ जाता है, 8 गुना बढ़ जाता है। कितना बढ़ता है, 8 गुना। ऑप्शन में देखो क्या क्या लिखा था, फर्स्ट में ही शायद 8 गुना था, ऑप्शन ए में लिखा था इंक्रीज टू 8 टाइम ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू, कि जो उसका इनिशियल वैल्यू था उससे कितना हो गया, 8 गुना बढ़ गया। तो तुम्हारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाता, ए हो जाएगा। क्या आसान है क्वेश्चन, समझ में आया। एक और क्वेश्चन करवाते हैं, उसके माध्यम से पूरा 100% समझ में आ जाएगा। और जिसको थोड़ा सा कंफ्यूजन है पीछे थोड़ा सा वीडियो करके थोड़ा सा देख लेना, दोबारा समझ में आ जाएगा एक करके। चलो इतना लिख लो। अब देखो एक क्वेश्चन लेकर के आए हैं, ये भी हम लोग को कहाँ पूछा है, AIEEE में, जो कि क्या हम लोग को 2003 में पूछा गया है, ठीक है। बार बार बोल रहे हैं
कि अगर आप CUET में भी बैठते हैं एग्जाम में तो आपको इस तरह का क्वेश्चन बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा। और साथ ही साथ अगर आप JEE या फिर नीट का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपके लिए तो यहाँ पे कंटेंट तैयार किया जा रहा है, ठीक है। अगर आप पूरा लेक्चर्स को अच्छा तरीके से पढ़ते हैं, पूरा मेरे साथ अगर जुड़े हुए रहते हैं, तो अगर आप JEE की सपना रखते हैं या फिर नीट की सपना रखे हैं कि आगे चलकर हमें ये क्वालिफाई करना है, तो आप बेहतरीन तरीके से तैयारी कर सकते हैं केमिस्ट्री का मेरे साथ, ठीक है। रही बात आपका बोर्ड एग्जाम, तो बोर्ड एग्जाम का तनिक भी टेंशन नहीं लीजिए। आप तो रिजल्ट भी देख चुके हैं कि रिजल्ट में आपका कितना मार्क्स यहाँ पे दिलाया जा चुका है, ठीक है। और इस बार का रिजल्ट तो और ही खतरनाक होने वाला है, ठीक है, क्योंकि हम लोग पूरा डीपली पूरा हम लोग क्या चीज कर रहे हैं, ऑनलाइन में स्टडी करवा रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, आप लोग को सिर्फ धीरे धीरे जितना भी कंसेप्ट पढ़ाते जा रहे हैं उसको सिर्फ लगातार फॉलो करते जाइएगा, ठीक है। और जितना भी क्वेश्चन आता है उसको खुद से अप्रोच करने की कोशिश कीजिएगा। समझ में आ रहा है? जितना कंसेप्ट हम बता रहे हैं उतना ही सफिशिएंट है आपके लिए। बोर्ड एग्जाम के लिए ज़्यादा ये प्रेशर नहीं लीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी होंगे जो सिर्फ और सिर्फ बोर्ड एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो मैं उन्हें बता देना चाहता हूँ दोस्त, अगर आगे चल करके कोई हायर एजुकेशन के आप चाहते हैं कि प्राप्ति करें, तो उसके लिए भी आपको आप CUET एग्जाम देना कंपलसरी हो गया है, ठीक है। और मैं बता दूँ कि लोकल कॉलेज से अगर आप करते हैं तो वहाँ से एजुकेशन आप उतना अच्छा तरीका से नहीं ले पाओगे। अगर कुछ और भी डेवलप करना है अपने जीवन में, अगर सक्सेस होना है, तो उसके लिए आपको सेंट्रल यूनिवर्सिटी की ओर बढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है। और अगर जिसका बीटेक करने का सपना है या फिर आपका नीट करने का मतलब कि मेडिकल में जाने का सपना है, तो वो JEE या फिर नीट के लिए तैयारी करते रहे, ठीक है। बाकी जो हायर स्टडी करेंगे, जैसे आगे चल के BSc करेंगे, चाहे MSc करेंगे, कुछ भी करेंगे, तो आगे चल के आपको ज़रूरत पड़ेगा पढ़ने के लिए। तो यहाँ भी क्या होगा ना, केमिस्ट्री वगैरह अगर अच्छा से पढ़ते जाएंगे तो आपसे CUET एग्जाम अच्छा तरीके से क्वालिफाई होगा, उसके माध्यम से आपको एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी में नामांकन हो पाएगा, जिससे आप बहुत ही अच्छा तरीके से एजुकेशन वहाँ पे प्राप्त कर सकते हैं। और आगे चल करके आपको कहीं भी किसी तरह का दिक्कत नहीं होगा, आप भी एक अच्छे शिक्षक के तौर पर उतर सकते हैं, ठीक है। और आगे चल करके कहीं भी जॉब वगैरह बहुत जल्दी हो पाता है। इसी चलते आप कोशिश कीजिएगा कि क्योंकि देखो बहुत लोग ऐसा भी रहता है ना कि बोलता है कि सर हमें तो इतना लेवल का पढ़ना भी नहीं है, हमें तो सिर्फ जैक बोर्ड से मतलब है। अरे दोस्त, थोड़ा सा देखो, सिलेबस सबका सेम है। अगर तुम CUET का तैयारी करो, चाहे तुम JEE का करो, चाहे तुम नीट का करो, सबका सिलेबस सेम है। जो तुम पढ़ रहे हो वही चीज़ वो लोग भी पढ़ता है, बशर्ते दोनों में अंतर क्या होता है, तुम सिर्फ लिमिटेड चीज़ों को पढ़ते हो अगर बोर्ड एग्जाम के लिए पढ़ते हो तो। लेकिन वही अगर एंट्रेंस एग्जाम के लिए पढ़ते हो तो उसके क्या होता है, क्वेश्चंस का टाइप हम लोग को बदल जाता है, उसका लेवल थोड़ा सा ज़्यादा रहता है। कंसेप्ट वही है जो तुम पढ़े हो, बस उसका बनाने का तरीका, क्वेश्चन अप्रोच करने का तरीका थोड़ा बढ़ जाता है। तो हम लोग को पूरा जब अच्छा तरीके से समझाया जा रहा है, वो भी बहुत ईजी तरीका से, जो कि आपको एक एक बात समझ में आ रहा है, आप हर एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट भी कर रहे हैं, तो आप क्यों नहीं प्रयास करते कि हम थोड़ा सा बड़ा कुछ सोचें। आप सीमित चीज़ों में मत रह जाइए, क्योंकि मैं बता रहा हूँ कि बेरोजगारी की कमी नहीं है, ठीक है। अगर आप जैसे तैसे पढ़ते रहेंगे तो आगे चलकर कुछ अचीव नहीं कर पाएंगे। इसी चलते आप प्रयास कीजिए, अपने भविष्य को सुरक्षित कीजिए, उसके लिए आपको थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है। आप कोई भी सेक्टर में जाए, कोई ज़रूरत नहीं है कि आप JEE का ही प्रिपरेशन करें, कोई ज़रूरत नहीं है कि आप नीट का ही प्रिपरेशन करें। अगर आपको लग रहा है कि नहीं, हमें अंदर से अगर लग रहा है कि नहीं हमें डॉक्टर बनना है, हमें इंजीनियर बनना है, तो डेफिनेटली आप उसकी ओर जा सकते हैं। और नहीं तो आपको हायर एजुकेशन का प्रिपरेशन करना है कि नहीं आगे चल करके हम BSc वगैरह करेंगे या फिर कुछ और भी फील्ड में जाएंगे, तो उसके लिए भी आपको थोड़ा सा तैयारी करना पड़ेगा। तो सबको जाने का तरीका अलग अलग है, आप अपना डिसाइड कर लीजिए कि आपको जाना क्या है, आपको करना क्या है लाइफ में। लेकिन बस मैं इतना ही बोलूँगा कि अगर पढ़ने का मौका आपको मिल रहा है तो आप पूरा डिटेल में पढ़ने की प्रयास कीजिए, ठीक है। आपके पास बहुत ज़्यादा समय है, तो बस इतने। क्योंकि देखो ये बात इसीलिए बोल रहे हैं क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट का कमेंट भी देखते हैं कभी कभी, तो लोग बोलते हैं सर हमें इस लेवल का पढ़ना तो है ही नहीं, हमें JEE का तैयारी कर ही नहीं रहे, हम नीट का कर ही नहीं रहे, तो इस तरह का क्वेश्चन हम लोग क्यों अप्रोच करें, सिर्फ हम लोग जैक बोर्ड के लिए पढ़ रहे हैं। तो बता देते दोस्त कि अगर जैक बोर्ड के लिए पढ़ोगे तो उससे कुछ होने वाला आगे है नहीं, ठीक है। पूरे चैप्टर का जब तक नॉलेज नहीं रहेगा, जो उसके बारे में जब तक समझोगे नहीं, तो आगे क्या कर पाओगे, समझ रहा है। तो वैसे भी समझ रहा है कि अगर CUET सब लाएंगे प्रीवियस ईयर, जब चैप्टर खत्म कर देंगे पढ़ा करके, तो उसका प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। हालांकि अभी जो बात करें वो JEE और नीट का जो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन, जो वहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है, किस तरह का क्वेश्चन पूछता है इस टॉपिक से रिलेटेड। हालांकि तुम्हारा जैक बोर्ड हो, चाहे तुम्हारा CBSE हो, चाहे तुम्हारा CUET हो, वो हर एक मतलब कि जितना भी एग्जाम है वो हर एक एग्जाम का प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन है वो साथ ही साथ लेते आएंगे, तभी जैक बोर्ड का भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। ये टेंशन नहीं लो कि तुम्हारा बोर्ड एग्जाम में कैसा सवाल पूछता है कि नहीं पूछता है, उसका हम लोग बात ही नहीं कर रहे हैं, करेंगे हम लोग, टेंशन मत लो, ठीक है। तो फिलहाल जो हम लोग कर रहे हैं वो कंसेप्ट को हम लोग को समझना है कि वो कंसेप्ट समझने के बाद उससे रिलेटेड किस टाइप का हम लोग को प्रश्न बनेगा, किस तरह का, किस लेवल का क्वेश्चन रहता है, उसको हम लोग अप्रोच कैसे करेंगे, वही सब हम लोग यहाँ पे धीरे धीरे सीखने की प्रयास कर रहे हैं। उम्मीद है कि आपको हर कंसेप्ट समझ में आ रहा होगा, ठीक है। चलिए बस इसी तरह से आप लोग मोटिवेटेड रहिए हमेशा, और अपने लक्ष्य को लेकर के थोड़ा सा क्या कीजिए,
थोड़ा सा उसके आगे बढ़ते रहिए। आप अगर कुछ ना कुछ तो जरूर सोच के ही साइंस लिए है। साइंस अगर पढ़ रहे तो कुछ अपना भविष्य को सिक्योर करना चाह रहे होंगे कि हमें ये फील्ड में जाना है, क्योंकि देखो कहीं ना कहीं हमें जॉब तो लेना ही पड़ेगा, ठीक है, और उसको लेने के लिए हम लोग को बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत पड़ेगा। तो बस अभी से एक प्रयास कीजिए कि हम लोग अभी से बेटर अगर रिजल्ट करते जाएंगे तो आगे भी हमारा भविष्य क्या होगा, बेहतर होगा, ठीक है। चलिए इधर समझिए कि क्वेश्चन आखिर हम लोग को कह क्या रहा है। क्वेश्चन बोल रहा है कि द रेट लॉ फॉर अ रिएक्शन बिटवीन सब्सटेंसेस ए एंड बी इज गिवन बाय रेट। हम लोग को क्या है कि कोई भी जो रिएक्शन था, एक रिएक्शन है जिसमें हम लोग को रेट लॉ हम लोग को लिखा गया है किसके किसके, तो उसमें जो सब्सटेंस है उस रिएक्शन में वो कौन कौन है तुम्हारा, ए और बी। तो उससे हम लोग को क्या है, रेट लिखा गया है, जो कि तुम्हारा क्या है, रेट लिखा है क्या चीज के। देखो रेट क्या है, सो इसका हम लोग सोल्यूशन कर रहे हैं, ठीक है। रेट बराबर हम लोग को दिया है, क्या चीज दिया है लिख करके, लिखा है के कंसंट्रेशन ऑफ ए और इसका पावर क्या दे दिया है, एन दे दिया है, और यहाँ पर कंसंट्रेशन ऑफ बी और इसका पावर क्या दिया है, एम दिया है। मतलब अभी ए के रिस्पेक्ट में ऑर्डर कितना है, एन है, बी के रिस्पेक्ट में ऑर्डर कितना है, एम है। क्या क्लियर है यहाँ तक? चलो आगे देखो क्या बोला है, इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं, ठीक है। आगे देखो क्या बोल रहा है, ऑन डबलिंग द कंसंट्रेशन, क्या बोल रहा है कि कंसंट्रेशन हम लोग को डबल हो जाता है क्या करने पर, ऑफ ए एंड हाफिंग। अच्छा हम लोग को क्या बोल रहा है सिंपली कि अगर हम लोग क्या कर देते हैं, डबल कर देते हैं कंसंट्रेशन ऑफ किसका, ए, मतलब कि जो कंसंट्रेशन था हम लोग को ए, क्या चीज था, कंसंट्रेशन ए से हम लोग क्या कर देते हैं, इसका कंसंट्रेशन को अगर डबल कर देते हैं, और वही अगर जो कंसंट्रेशन बी है, क्या चीज है, बी को क्या कर देता है, एंड हैविंग द कंसंट्रेशन ऑफ बी, जो बी का जो कंसंट्रेशन है उसको हम लोग क्या कर दे रहे हैं, हाफ कर दे रहे हैं। क्या कर दे रहे हैं, हाफ, मतलब आधा कर दे रहे हैं। मतलब जो कंसंट्रेशन बी था इसको हम लोग क्या कर दे रहे हैं, 1/2 ऑफ कंसंट्रेशन बी। क्या कहने समझ में आ रहा है? तो अगर यदि कंसंट्रेशन ऑफ ए को अगर डबल कर देते हैं और बी का कंसंट्रेशन को आधा कर देते हैं, तो आगे देखो क्या बोल रहा है, द रेशियो ऑफ द न्यू रेट टू द अर्लियर रेट ऑफ द रिएक्शन विल बी एज। तो जो तुम्हारा पुराना वाला, मतलब कि ये जो वाला जो रेट है और उसको चेंज करने पर, उसके कंसंट्रेशन में चेंज करने पर जो नया तुम्हारा रेट बनेगा वो दोनों के बीच में किस तरह का रेशियो आ रहा है या फिर किस तरह का उसके बीच में रिलेशन आ रहा है, ठीक है। चलो तो हम लोग आसान है, मान के चलो रेट जो नया बना रहे हैं हम लोग उसको मान लेते हैं R1। क्या मान लेते हैं उसको, R1 बराबर जाओगे तो अभी भी तुम जान रहे हो के लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे हम लोग कंसंट्रेशन ऑफ ए और यहाँ पे लिखेंगे कंसंट्रेशन ऑफ बी। इसका पावर एन दिया है, इसका पावर एम दिया है, लेकिन अभी देख रहे हैं कि कंसंट्रेशन ए नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, उसका कंसंट्रेशन को डबल कर रहे हैं। इसका कहने का मतलब ए का कंसंट्रेशन को क्या कर रहे हैं हम लोग, डबल कर रहे हैं। तो इसका पावर क्या था हम लोग को, एन था। उसी तरह से बी का जो कंसंट्रेशन था वो बी ना रख करके अब क्या रखेंगे, b/2 रखेंगे। मतलब यहाँ पर लिख देंगे 1/2 और कंसंट्रेशन ऑफ क्या चीज, बी, और इसका पावर कितना हो जाएगा, कितना दिया था हम लोग को, एम दिया था। क्या चीज दिया था, एम। क्या बात समझ में आया? चलो अब इसको सॉल्व कर लो। जैसे इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पे हो जाएगा R1 बराबर, ये हो जाएगा K, 2 का पावर कितना है, N, तो 2 का पावर N हो जाएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे 2 का पावर N, और यहाँ पर देखो कंसंट्रेशन ऑफ A और इसका पावर क्या हो जाएगा, N हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? फिर उसी तरह से 1/2 का पावर कितना हो जाएगा, M, तो यहाँ पर लिखेंगे 1/2 का पावर क्या हो जाएगा, M हो जाएगा, और यहाँ पर देखो कंसंट्रेशन ऑफ B, इसका भी पावर क्या है, M है। अब जो ये वाला जो हम लोग को वैल्यू को क्या करो, साइड में ले लाओ। तो यहाँ पर देखो R1 बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 का पावर n है, ऊपर क्या है 2 का पावर n, और नीचे तुम्हारा देखो क्या हो जाएगा 2 का पावर m हो जाएगा। होगा कि नहीं? देखो 1 का पावर m करेगा तो चाहे कुछ भी, अरे 1 का पावर कुछ भी कर लो कितना हो जाएगा 1, तो 1 का पावर m भी करेगा तो 1 हो जाता है ऊपर, और नीचे 2 का पावर m करेगा तो कितना हो जाएगा 2 का पावर m, तो नीचे हो जाएगा 2 के पावर m और ऊपर क्या है 2 के पावर n। क्यों? क्योंकि ये ऊपर है और ये कहाँ चल जाएगा, नीचे चल जाएगा। क्या इतना बात समझ में आ रहा है? तो ये कहानी हम लोग लिखे। उसके बाद इधर तुम्हारा क्या हो जाएगा, k हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा तुम्हारा कंसंट्रेशन ऑफ ए का पावर एन, और यहाँ पर क्या लिखेंगे कंसंट्रेशन ऑफ बी और इसका पावर क्या हो जाएगा एम। पहले कैमरा में देख लेते हैं क्या नीचे दिखाई दे रहा है, चलो दिखाई दे रहा था। अब हम लोग ऊपर बात करते हैं, इधर हम थोड़ा सा लिख देते हैं, ठीक है। इतना समझने के बाद हमें समझ में आया कि देखो इतना सा पोर्शन के लिए हम लोग क्या लिखते थे, अरे नीचे पूरा दिखाई दे रहा था या नहीं दिखाई दे रहा, चलो दिखाई दे रहा है। ये वाला जो पोर्शन हम लोग यहाँ पे देखे, मतलब फिर से एक बार लिख देते हैं यहाँ पर साफ साफ, R1 बराबर हम लोग का हो गया 2 का पावर n और नीचे है 2 का पावर m, और इनटू में क्या है यहाँ पे k है, कंसंट्रेशन ऑफ a है, और इसका पावर कितना था, n था, कितना था
n था, कंसंट्रेशन ऑफ B है और इसका पावर क्या है m है। क्या हम लोग इतना सा पोर्शन को लिए हम लोग बोलते थे क्या चीज R माने हैं, क्या चीज माने हैं R। अरे रेट को माना था ना, मतलब इनिशियल कंसंट्रेशन तुम्हारा मतलब रेट क्या था तुम्हारा, यही चीज था। इसका मतलब जो R1 है वो R1 कितना हो गया 2 का पावर n। अच्छा दोनों जगह बेस सेम है तो पावर आपस में क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे। मतलब यहाँ पे n माइनस क्या लिख सकते हैं हम लोग, m लिख सकते हैं। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, अरे बिल्कुल लिख सकते हैं। अब यहाँ पे देखो इसके बराबर हम लोग क्या लिखते हैं, नया वाला रेट लिख, मतलब पुराना वाला तुम्हारा क्या हो जाएगा, रेट हो जाएगा। इसका मतलब हम लोग क्या समझे कि जो तुम्हारा नया वाला रेट है, क्या चाहिए तुम्हारा, जो नया वाला रेट है वो पुराना वाला का कितना गुना हो जाएगा, हम लोग को बढ़ जाएगा। तो 2 का पावर n माइनस m टाइम क्या हो जाएगा, वो इंक्रीज हो जाएगा। तो अभी देखो तुम्हारा ऑप्शन में वही बोल रहा था उन लोग के बीच में रिलेशन कैसा है या फिर उन लोग के बीच में रेशियो कैसा है। तो अगर यहाँ पे देखोगे तो R1 में कितना टाइम ये इंक्रीज कर जा रहा है हम लोग को, 2 का पावर n माइनस 1। अगर रेशियो के टर्म में बोलेगा तो इसको इसमें डिवाइड करेगा, जैसे डिवाइड करेगा फिर भी तुम्हारा वैल्यू क्या निकलेगा, यही तो निकलेगा। ऑप्शन में देखो तुम्हारा क्या क्या दिया हुआ था, ऑप्शन नंबर ए में दिया है n माइनस 1, क्या लिखा है n माइनस 1। क्या n माइनस 1 रहेगा, नहीं। तुम्हारा अगर रेशियो की बात करें, देखो हम लोग को बोला था किसका, रेशियो बोला था। रेशियो कहने का मतलब जो पुराना वाला रेट और नया वाला रेट था उसको डिवाइड कर देना। तो यहाँ पे क्या करेगा, यहाँ पे देखो तुम्हारा नया वाला रेट और यहाँ पे क्या हो जाएगा तुम्हारा पुराना वाला रेट, तो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा तुम्हारे यहाँ पे 2 और इसका पावर क्या हो जाएगा n माइनस 1। तो इसके बराबर ना आ रहा है, क्या चीज बराबर आ रहा है, इतना। तो अब इन लोग का रेशियो करेगा तो तुम्हारा कितना आता है, 2 का पावर n माइनस m आता है। क्या कहाँ ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, तो ऑप्शन में देखेगा, देखो ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी में क्या दिख रहा है, 2 का पावर n माइनस m। तो इसका जो करेक्ट आंसर आता है वो करेक्ट आंसर क्या हो जाता, बी हो जाता। था आसान क्वेश्चन यहाँ पे। तो देखो इस तरह से क्या करेंगे, इसको अप्रोच करते हैं इस तरह का सवाल। देखो तुम्हारा AIEEE में हम लोग को पूछा था 2003 में, कहानी समझ में आ गया। अगर किसी को दिक्कत है, थोड़ा सा भी कंफ्यूजन हुआ कि ये क्वेश्चन कैसे बना, तो मैं यहाँ पे दोबारा इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ। आप कोशिश कीजिए कि इसको 2 मिनट पीछे कर फिर से वो बातों को समझने की प्रयास कीजिए, आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, मैं पूरा कोशिश किया हूँ कि आपको एक एक बात समझ में आ जाए। ठीक है, तो दोबारा इसको समझाना पॉसिबल नहीं है क्योंकि उतना फिर से टाइम लगेगा, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जिसको आसान लगा होगा। तो आप कोशिश कीजिए, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा थोड़ा सा पीछे कर फिर से इस वीडियो को देखने की प्रयास कीजिए। ठीक है, चलिए इसको नोट कर लीजिए। क्या आंसर समझ में आ गया कि कैसे हम लोग कैलकुलेट करते हैं। चलो इसको लिख लो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अब देखो ये क्वेश्चन तो वैसा ही सेम क्वेश्चन है। देखो बहुत आसान क्वेश्चन है, और ये भी कहाँ पूछा है, AIEEE 2006 में पूछा है। ठीक है, समझो यहाँ पे अ रिएक्शन वाज फाउंड टू बी सेकेंड ऑर्डर। क्या रिएक्शन में हम लोग को पता चला, सेकेंड ऑर्डर हम लोग को पता चला किसके रिस्पेक्ट में, तो विथ रिस्पेक्ट टू द कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। किसके रिस्पेक्ट में मिला हम लोग को, कार्बन मोनोऑक्साइड के जो ऊपर पावर होगा वो क्या मिलेगा हम लोग को, सेकेंड ऑर्डर मिला। ठीक है, इफ द कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड इज डबल, यदि कार्बन मोनोऑक्साइड का कंसंट्रेशन को क्या करे, डबल कर दे, विथ एवरीथिंग एल्स केप्ट द सेम, उसमें जो टेम्परेचर प्रेशर जो भी रहेगा वो सब कुछ हम लोग को क्या रहे, सेम रहे, सिर्फ उसका क्या करे, कंसंट्रेशन को अगर डबल कर दिया जाए तो जो द रेट ऑफ रिएक्शन विल, तो उसका जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा वो क्या होगा, कितना टाइम बढ़ जाएगा, कितना टाइम घट जाएगा, यही चीज हम लोग को क्या करना है, बताना है। तो यहाँ पर सबसे पहले समझो, सवाल जो बनाया था मतलब बोला है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे समझो हम लोग क्या करने जा रहे हैं, सॉल्यूशन। सबसे पहले देखो कि यहाँ पर कार्बन मोनोऑक्साइड के अलावा किसी का भी बात नहीं किया है, तो इसका मतलब वहाँ पे जो रिएक्टेंट होगा वो रिएक्टेंट सिर्फ एक ही होगा, क्या होगा वहाँ पे, कार्बन मोनोऑक्साइड का बात क्या होगा। इसका कहने का मतलब जो रेट की बात कर रहा है वो यहाँ पे K लिखेंगे, कंसंट्रेशन ऑफ CO लिखेगा, CO को ही बोलते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड। इसका पावर कितना बोला है, सेकेंड ऑर्डर बोला है, क्या बोला है, सेकेंड ऑर्डर। इसी को हम लोग मान लेंगे इक्वेशन नंबर 1। क्या मान लेंगे, इक्वेशन नंबर 1। अब हम लोग को नया क्या बोल रहा है कि जो कंसंट्रेशन है CO, क्या चीज है, कंसंट्रेशन ऑफ CO, अगर इसको हम लोग क्या कर दे, डबल कर दे। अरे वही चीज ना बोल रहा है कि अगर यहाँ पे रिएक्शन ये सब बोल दिया था, फिर आगे यहाँ पे बोला था कि इफ द कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड इज डबल, अगर यदि कार्बन मोनोऑक्साइड का कंसंट्रेशन को क्या कर दिया जाए, डबल कर दिया जाए, मतलब CO को हम लोग क्या कर देंगे, 2CO हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 2CO, मतलब उसका कंसंट्रेशन को क्या कर दिया गया, डबल कर दिया गया। तो जो बनने वाला जो रेट होगा वो रेट क्या होगा, तो हम लोग मान के चलो R1 लिख रहे हैं, क्या नया रेट लिख रहे हैं, R1। तो R1 बराबर लिखेगा K। अब यहाँ पे जो कंसंट्रेशन ऑफ CO लिखेगा, CO ना लिख करके अबर कंसंट्रेशन कितना हो जाएगा, 2, और यहाँ पर क्या लिखेगा, CO।
और यहाँ पे जान रहा था कि CO के ऊपर कितना पावर रहता था, मतलब ऑर्डर कितना बताया था 2, तो इसका मतलब ये पूरा का ही अब कितना पावर हो जाएगा 2 हो जाएगा। बात समझ में आ गया? अरे क्लियर हो गया ना? अरे यही चीज लिख रहे हैं, बस यहाँ पे कंसंट्रेशन CO था, अभी CO की जगह में क्या हो गया 2CO हो गया। क्लियर है? था अभी पावर कितना है 2 है। अब इसको सॉल्व करो, यहाँ पर जैसे करोगे R1 बराबर यहाँ पर K हो जाएगा 2 का पावर 2 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, और इंटू CO, तो CO कंसंट्रेशन के ऊपर अभी भी कितना रह जाएगा 2 हो जाएगा। अरे कहानी समझ में आ रहा है ना? चलो ये कोबाल्ट नहीं है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, बड़ा और लिखना, ठीक है। अब देखो 4 को हम लोग पहले ले लाते हैं, तो R1 बराबर कितना हो जाएगा 4 इंटू यहाँ हो जाएगा K कंसंट्रेशन ऑफ CO और पावर में कितना हो जाएगा 2। क्या हम लोग इतना सा पोर्शन के लिए R बोले हैं? अरे देखो यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 में हम लोग इतना को ही क्या बोलते थे R बोलते थे, मतलब हम लोग समझ गए कि R1 बराबर क्या हो जाएगा 4 और इंटू में क्या हो जाएगा तुम्हारा R हो जाएगा। इसका कहने का मतलब क्या हुआ? इसका कहने का मतलब ये हुआ कि जो तुम्हारा इनिशियल कंसंट्रेशन था उसका 4 गुना टाइम हम लोग को क्या हो गया बढ़ गया, तुम्हारा जो नया रेट बनेगा तब। क्लियर है? था ये रेट हम लोग कब बन रहा है? जब कंसंट्रेशन को क्या कर रहे हैं डबल कर रहे हैं, और ये वाला कंसंट्रेशन तो तुम्हारा स्टार्टिंग में था, मतलब ये वाला तुम्हारा रेट ऑफ रिएक्शन क्या था स्टार्टिंग में ही था। तो अगर हम लोग कंसंट्रेशन को डबल कर देते हैं तो उस कंडीशन पे जो पुराना वाला जो रेट था उसका जस्ट कितना हो जाता है 4 गुना टाइम हम लोग को बढ़ जाता है नया रेट को। ठीक है, तो यहाँ पर देखो जो हम लोग को बोला था यहाँ पर कि जो द रेट ऑफ रिएक्शन विल, जो उसका नया वाला जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा वो क्या होगा, तो यहाँ पर देखो ट्रिपल टाइम हो रहा है। अरे नहीं हो रहा है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए होगा क्या? नहीं होगा। इंक्रीज बाय अ फैक्टर ऑफ 4, हम लोग को इंक्रीज हो रहा है कितना टाइम, कितना टाइम हम लोग को इंक्रीज हो रहा है 4 टाइम। क्या यहाँ पे 4 टाइम इंक्रीज कर रहा है? बिल्कुल सही। अरे 4 गुना तो हो रहा है ना, तो 4 गुना हम लोग को क्या हो रहा है यहाँ पे इंक्रीज कर रहा है। थर्ड में क्या बोल रहा था डबल, डबल तो है ही नहीं। रिमेन अनचेंज्ड, उसमें कोई चेंज नहीं हो रहा है, नहीं हुआ ना। रे तो इसका मतलब इसका जो ऑप्शन होता है वो ऑप्शन क्या होता है हम लोग को बी होता है। कहानी समझ में आ रहा है? तो देखो कितना आसान आसान क्वेश्चन हम लोग को पूछता है ये हर एक एंट्रेंस एग्जाम में इस चैप्टर से। ठीक है, तो इसी तरह से हम लोग को क्या करेंगे, कॉन्फिडेंस लेवल को सिर्फ हम लोग को हाई रखना है। ठीक है, बाकी तुम्हारा बोर्ड एग्जाम तो चुटकी में निकल जाएगा। अगर ये सब क्वेश्चंस कर लिए तो तुम्हें हंसी आएगा तुम्हारा बोर्ड एग्जाम का क्वेश्चन देख करके। क्यों? क्योंकि वहां पर क्वेश्चन तुम्हारा लेवल बहुत कम रहता है, छोटा रहता है। अगर ये सब क्वेश्चन तुम बना करके रखोगे, देखो ये सब क्वेश्चन क्यों करवा रहे हैं, बोर्ड एग्जाम को ही क्यों प्रेशर कर रहे हैं कि तुम्हें ये सब कर लो से, इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अगर तुम कोई टॉपिक को अगर फिल करना चाहते हो तो उसके लिए तुम्हें न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा। और देख रहा है कि बहेद हम लोग को क्या है, स्टार्टिंग में हम लोग को लगता है अरे क्या नया टॉपिक आ गया, लेकिन जब उसमें टाइम स्पेंड करोगे तो तुम्हें इजी लगने लगेगा। और मेरे साथ पढ़ोगे ऐसा हो ही नहीं सकता है कि तुम्हें कोई टॉपिक यहाँ पे टफ लगे। बात समझ में आ रहा है? चलो, तो तुम लोग जैक बोर्ड के लिए ज़्यादा प्रेशर मत लेना। बस बार बार हम हर एक स्टूडेंट को यही बोलते हैं, सब खाली मन में यही बैठा लेता है कि हमें बोर्ड एग्जाम का प्रिपरेशन करना है। अरे बुड़बक, बोर्ड एग्जाम तुम्हारा हो जाएगा ऑटोमेटिक, टेंशन मत लो, उस पर पूरा नंबर आएगा, तुम लोग टेंशन मत लो। समझ में आ रहा है? लेकिन जो टॉपिक पढ़ रहे हो उसको पूरा विस्तार से पढ़ने की कोशिश करो। आखिर क्यों ये टॉपिक को पढ़े, इसको हम लोग कहाँ यूटिलाइज करेंगे, किस तरह का क्वेश्चन बनेगा, ये सारा कुछ हम लोग को पढ़ना बहुत जरूरी है। बाकी जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं उनको तो पूरा फॉलो करना ही है। ठीक है, चलो इसको नोट कर लो, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। अब देखो ये क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन, अरे अब तो इसको देखो यार, वीडियो को रोको और खुद से ट्रैक करो इसको। अब तो इतना कॉन्फिडेंस बढ़ गया है ना, अब तो तुम इसको बना ही ले सकते हो। देखो क्या बोल रहा है, फॉर अ गैसियस रिएक्शन द रेट इक्वेशन इज, क्या है हम लोग को लिखा हुआ है, इफ द वॉल्यूम ऑफ ईच गैसेस, अगर हर एक गैस का जो वॉल्यूम है उसको क्या कर दिया जा रहा है, इज सडनली रिड्यूस टू कितना 1/3 ऑफ इनिशियल वॉल्यूम। मतलब जो वॉल्यूम तुम्हारा अगर भी है तो उसको रिड्यूस कर दिया कितना 1/3, मतलब भी का कितना हो जाएगा 3 टाइम हम लोग को रिड्यूस कर दिया गया। तो इतना अगर कर दिया जाए, मतलब वॉल्यूम को v/3 कर दिया जाए, तो उस कंडीशन पे जो उसका क्या होगा रेट होगा, वो क्या होगा रेट निकाल लो। तो कितना आसान था, तुम लोग तो बहुत बार इसको प्रैक्टिस कर लिया यार, अब तो तुम इसको बना ही ले सकते हो। सबसे पहले रेट लिखो, रेट हम लोग को दिया हुआ है क्वेश्चन में, क्या दिया हुआ है के कंसंट्रेशन ऑफ ए इसका पावर 1, कंसंट्रेशन ऑफ बी इसका भी पावर कितना 1। ये इसको हम लोग मान लिया इक्वेशन नंबर 1। क्लियर है यहाँ तक? अगर हम लोग को बात कर देता है यहाँ पे क्या चीज भी, अगर भी को हम लोग बदल रहे हैं क्या चीज v/3 में, इफ हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग वॉल्यूम को v/3 करते हैं, तो हम लोग जानते हैं देन कंसंट्रेशन हम लोग को क्या होगा 3 गुना हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन हो जाएगा वो 3 टाइम हम लोग को इंक्रीज कर जाएगा। इसका मतलब हम लोग को क्या होगा, देन क्या होगा, हम लोग को जो कंसंट्रेशन है तुम्हारा ए, ये भी हम लोग को क्या हो जाएगा 3 टाइम हो जाएगा हम लोग को कंसंट्रेशन किसका ए।
उसी तरह से जो कंसंट्रेशन है तुम्हारा क्या चाहिए बी का, वो हम लोग को क्या हो जाएगा 3 टाइम, ये भी हम लोग को क्या हो जाएगा कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा। कहानी तो ये सब तो तुम जानता था यार। अब तुम क्या करना है, इसको नया रेट लिख लो। जैसे नया रेट लिखने जाओगे R1 बराबर जानते हो K कंसंट्रेशन ऑफ, यहाँ पे A लिखता है कंसंट्रेशन ऑफ B, और उसका पावर क्या था एकक था। तो इसका मतलब A को किस में बदल रहा है तुम 3A में, तो यहाँ पर तुम क्या लिखना पड़ेगा तुमको 3 कंसंट्रेशन ऑफ A, और इसका पूरा पावर कितना हो जाएगा 1। उसी तरह से B के लिए B नहीं, अभी क्या लिखेंगे 3B, तो यहाँ पर तुम क्या लिखोगे 3 कंसंट्रेशन ऑफ B, और इसका पावर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। सॉल्व कर लो। R1 बराबर यहाँ पर हो जाएगा K, 3 एकम 3 हो जाएगा, अरे 3 का पावर 1 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, और यहाँ पे कंसंट्रेशन ऑफ A इसका पावर 1, फिर उसी तरह से 3 का पावर 1 तो कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, और कंसंट्रेशन ऑफ B इसका पावर 1, और ये जो है उन लोग को मल्टीप्लाई करके आगे कर दो, तो R1 बराबर 3 तिया कितना हो जाएगा 9, और यहाँ पर हो जाएगा तुम्हारा क्या चाहिए K, यहाँ पर हो जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ A कंसंट्रेशन ऑफ B। क्या इतना सा पोर्शन के लिए तुम क्या मान के चला था, अरे उसके लिए क्या मान के चले हो R मान के चले हो। इसका मतलब तुम्हारा क्या पता चला कि R1 है वो 9 टाइम हम लोग को इंक्रीज हो रहा है किससे R से, मतलब जो इनिशियल रेट था उससे क्या हो गया 9 गुना वो क्या हो गया इंक्रीज हो गया। मतलब कहाँ है 1/9 टाइम बढ़ रहा है, अरे नहीं 9 टाइम हम लोग को क्या हो रहा है इंक्रीज हो रहा है। बताओ कितना आसान सवाल है, अरे है कि नहीं है। बस इसी तरह से तुम्हारा बोर्ड एग्जाम में भी बोलता है, कभी वॉल्यूम को इंक्रीज करेगा, कभी डिक्रीज करेगा, कभी डायरेक्टली बोल देगा कि कंसंट्रेशन में एक हम लोग बढ़ा दे रहे हैं, तो यही सब हम लोग को क्या रहेगा कंडीशन वहाँ पे दिया रहेगा, और पूछ देगा कि जो नया रेट बनेगा उसमें हम लोग को किस तरह का वहाँ पे चेंजेस आ रहा है। क्या बन जाएगा तुमसे, यही क्वेश्चन तुम्हारा बोर्ड एग्जाम में भी पूछा जा चुका है, ठीक है। हालांकि अभी बोर्ड एग्जाम का क्वेश्चन यहाँ पे इसलिए नहीं करवा रहे हैं क्योंकि उसका अलग से एक सेशन रखेंगे जिसमें पूरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का डिस्कस करेंगे जब चैप्टर खत्म हो जाएगा उसके बाद। क्लियर है, तो इसी चलते अभी सिर्फ कॉम्पिटिटिव एग्जाम वाला सारा कुछ यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ला करके आप को दिखा रहे कि देखो अगर प्रिपरेशन ऐसे करोगे तो हर एग्जाम को तुम क्वालिफाई कर सकते हो। बाकी बोर्ड एग्जाम के लिए पूरा अलग से एक सेशन रख देंगे, पूरा तुम्हारा सिर्फ क्या चाहिए प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस के लिए, तो वहां से तुम समझ ही जाओगे कि देखो किस तरह का क्वेश्चन हम लोग को पूछा जा चुका है। क्या इसको लिख लोगे, चलो एक क्वेश्चन और देते हैं लास्ट, उसके बाद फिर बंद कर देंगे। देखो लास्ट क्वेश्चन क्या है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैन बी, कि जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है वो क्या क्या हो सकता है या फिर क्या होगा। ऑप्शन ए में दिया हुआ है 0, बी में दिया है फ्रैक्शन, तीसरा दिया है होल नंबर। अरे यार तुमको तो बताए ना कि ऑर्डर जो होता है वो हम लोग को पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है, फ्रैक्शन भी होता है, मतलब इस तरह के रूप में। फिर प्लस में वहां पे क्या देखा था 0 भी देखा था, समझ में आया। अब यहाँ पर देखो तुम्हारा बोला है 0 जो कि बिल्कुल होगा, फ्रैक्शन बिल्कुल होगा, होल नंबर बिल्कुल होगा, मतलब ये तीनों का तीनों होगा, इसका मतलब ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा ऑप्शन तुम्हारा डी होगा, क्या होगा डी। तो ये हमेशा याद रखना कि जो ऑर्डर होता है वो पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी हो सकता है, 1/2 के रूप में, मतलब फ्रैक्शन भी हो सकता है, तुम्हारा क्या हो सकता है 0 भी हो सकता है। तो ये था तुम्हारा क्वेश्चंस कि किस तरह का इस टॉपिक से हम लोग को पढ़ाया जा सकता है या फिर इसमें हम लोग को किस तरह का क्वेश्चन यहाँ पे बनाया जा सकता है। तो देखो हम लोग अभी तक क्या किए 3 लेक्चर कवर किए। सबसे पहला लेक्चर में देखे रेट ऑफ रिएक्शन, बहुत आसान था कि किस फॉर्मेट से हम लोग निकालते हैं। सेकेंड में देखे उसी का एप्लीकेशन, उससे हम लोग न्यूमेरिकल वगैरह सारा कुछ किए। थर्ड जो लेक्चर आज का लेक्चर है अभी भी हम लोग निकाल रहे थे रेट ऑफ रिएक्शन, लेकिन किसके माध्यम से, एक रेट लॉ आया उसके माध्यम से। रेट लॉ आया, फिर वहाँ से हम लोग पढ़े ऑर्डर के बारे में जाने, फिर हम लोग देखे क्या चाहिए रेट कांस्टेंट के बारे। फिर ऑर्डर और रेट कांस्टेंट में बहुत अच्छा रिलेशन है कि अगर तुम्हें ऑर्डर किसी चीज़ का पता करना है रिएक्शन का, तो अगर तुम्हारा के का वैल्यू दिया है तो उसका यूनिट से पता कर सकते हो कि उस रिएक्शन का ऑर्डर क्या होगा। या फिर कभी तुम्हें ऑर्डर दे दिया है और तुम्हें रेट कांस्टेंट का अगर यूनिट निकालना है तब भी हम लोग निकाल सकते हैं। तो दोनों तरह का क्वेश्चन करवाया जा चुका है, दोनों तुम लोग सीख चुका है, ठीक है। उसके बाद हम लोग अभी देखे क्या चाहिए उससे रिलेटेड कि हम लोग अगर मान के चलो कंसंट्रेशन को इंक्रीज करते हैं या फिर डिक्रीज करते हैं तो हम लोग को नया जो रेट बनेगा वो किसमें किस तरह का चेंजेस आएगा। फिर देखें कि अगर वॉल्यूम में छेड़छाड़ करेंगे तो उसके माध्यम से भी क्या होता है। एक बात का हमेशा याद रखना कि अगर वॉल्यूम को हम लोग इंक्रीज करते हैं तो कंसंट्रेशन क्या होगा डिक्रीज होगा, ये बात हमेशा याद रखना। और कितना सेम, अगर मान के चलो 2 गुना तुम वॉल्यूम को बढ़ा रहा है तो कंसंट्रेशन 2 गुना क्या होगा घटेगा।
अगर तुम क्या कर रहा है, वॉल्यूम को घटा रहा है, तो वो क्या रहेगा, उतना ही टाइम वो क्या करेगा, बढ़ेगा। इतना समझ में आ गया था। तो ये था हम लोग का क्या चाहिए, पूरा रेट लॉ एक्सप्रेशन कि कैसे हम लोग इसका क्वेश्चन बनाएंगे, इसका कंसेप्ट को कैसे सीखेंगे। उम्मीद है आज का लेक्चर आप लोगों को बेहद यहाँ पे पसंद आया होगा और बहुत अच्छा लेवल का जो क्वेश्चन बताए वो हर एक क्वेश्चन को आप समझ पाए होंगे। अब आपको इतना कॉन्फिडेंस बढ़ गया होगा आपके पास कि अगर इस तरह का क्वेश्चन हमारे सामने आएगा तो उसको हम लोग आराम से इजीली क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। समझ में आ गया। आप ट्राई कीजिएगा जितना भी क्वेश्चंस बताए हैं उसको फिर से एक बार खुद से अप्रोच करने के लिए। समझ में आ गया। चलिए, और मेरे तरफ से बस इतना रिक्वेस्ट रहेगा कि अपने दोस्तों के साथ जरूर से जरूर शेयर कीजिए। जितने ज़्यादा लोग हमसे जुड़ेंगे उतना ज़्यादा और मैं यहाँ पे मेहनत करने की प्रयास करूँगा। और अगर वीडियो अच्छा लगता है दोस्त तो लाइक जरूर कीजिए और नीचे एक अच्छा सा कमेंट कर दीजिए, या फिर कुछ अगर आपको सजेशन देना या फिर कुछ पूछना है तो ज़रूर कमेंट किया कीजिए। ठीक है। बस चैनल में नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि जब तक सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा तब तक आपके पास नोटिफिकेशन नहीं जाएगा। जब तक नोटिफिकेशन नहीं जाएगा तब आप अच्छा तरीके से पढ़ भी नहीं पाएंगे। तो अपडेट पाने के लिए आपको सब्सक्राइब तो करना पड़ेगा। अरे आप भी एक फैमिली का मेंबर है, तो हमसे जुड़ने के लिए तो आपको सब्सक्राइब तो करना ही पड़ेगा। ठीक है। बाकी कुछ कहना नहीं है, बस पढ़ते रहिए, हमेशा मोटिवेटेड रहिए। अपने कैरियर को लेकर के जरूर चिंतन थोड़ा सा कीजिए कि आपको आगे चल के करना क्या है। क्यों? क्योंकि आपका जो एज है इसी में आपको डिसाइड करना है। क्योंकि देखो 11th आपका जैसे तैसे बीत गया, लेकिन 12th आपको जैसे तैसे नहीं बिताना, क्योंकि 12th के बाद तुरंत आपको कैरियर को लेकर के ज़्यादा ही यहाँ पे क्या करना है, सोचना पड़ेगा। इसी चलते आप थोड़ा सा प्रयास कीजिए, अपने कैरियर के बारे में सोचिए कि आगे आपको भविष्य में करना क्या है। और जो भी सोचना है अभी ही सोच लीजिए, उसके बाद उसी के भांति आपको मेहनत करना पड़ेगा। क्योंकि पता चलेगा कि आईएससी कंप्लीट हो गया, उसके बाद आप सोचना शुरू कर रहे हैं कि हमें करना क्या है लाइफ में, तब तक बहुत देर हो चुकी रहेगी। ठीक है। इसी चलते अभी डिसाइड कीजिए कि हमें किस सेक्टर में जाना है, जिधर जाना बस उसी के अकॉर्डिंग क्या कीजिए, मेहनत करते जाइए। और बाकी बस हम इतना ही बोलेंगे कि बहुत ज़्यादा मेहनत कीजिए। आप जितना भी समय आपके पास बचता है उसको यूटिलाइज कीजिए अपने पढ़ाई में, ताकि आपका रिजल्ट भी बेटर रहे और आपका सिलेक्शन भी बहुत ही अच्छा तरीके से हो पाए, जिससे आपका टीचर्स का, आपका, आपके फैमिली का पूरा अच्छे तरीके से वहाँ पे नाम रोशन हो सके। ठीक है। बस फिर मिलते हैं हम लोग एक धमाकेदार वीडियो के साथ। तो फिर देखेंगे अगला बार जो रहेगा उसमें नया कंसेप्ट पढ़ेंगे, उससे फिर अलग अलग क्वेश्चंस बनाएंगे। ठीक है। बस इस तरह से एनर्जी के साथ हमसे जुड़े हुए रहिए, आपको पूरा बिंदास पूरा केमिस्ट्री पढ़ाया जाएगा। ठीक है। तो फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।